हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया से अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा जी। तो आ जाइए जी, आ जाइए। कैसे हो आप सब? हेलो गुलफाम, हेलो हसन गोरी, हेलो अर्चना, हेलो अंकिता, हेलो गुलफाम, कैसे हो आप? आकाश, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, आ जाओ बेटा जी, आ जाओ। आप सभी का यार बहुत बहुत स्वागत है। आज वैसे मेरी YouTube पे क्लास होनी थी, लेकिन मैं आपकी क्लास आगे चल करके ये बैकलॉग वाली नहीं ले पाता, इसलिए मैं आज यहाँ पर ये क्लास लेने आया हूँ बेटा। ठीक है? हाँ मंजित कुमार बेटा, आज मेरी क्लास नहीं थी, लेकिन मैं आगे अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से मैंने आज क्लास ली है। ओके, हाँ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। हेलो मंजीत, हेलो फिजा, हेलो पूनम जी, हेलो पूजा, हेलो सानिया। कमेंट दिख रहा है भाई, आप सभी का कमेंट दिख रहा है। हेलो विजय, हेलो नागेंद्र, हेलो हिमांशु, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो बेटा? आ जाओ जी, आ जाओ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। मिरेकल, मिरेकल, मिरेकल। आज तो बायोलॉजी थी, केमिस्ट्री कहां से हो गई? चमत्कार हो गया तो। हाँ जी, आ जाओ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखो, आज वाली क्लास में मैं पहले थोड़ा बहुत, आज वाली क्लास में अपन रिवीजन करेंगे। ओके, आज वाली क्लास में मैं स्लाइड नंबर 1, जो लेक्चर नंबर 1 था, उससे लेक्चर नंबर 14 की समस्त स्लाइड्स रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर बड़ा था, तो बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई थी कि सर हम भूल जाएंगे, तो उसको पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे। फिर अगली बार जब हम मिलेंगे, इसके सारे के सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर लेंगे। ओके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हाँ जी बेटा, यार मैं YouTube पर नहीं ले पाऊंगा बेटा नेहा जी आज। मेरी मतलब उसके बारे में पूछो ही मत, अलग ही सीन हो गया वो। ठीक है? ओके, आज मैं YouTube पे क्लास नहीं ले पाऊंगा, आज मैं यहाँ पे पेड में क्लास ले रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 जितनी भी स्लाइड्स हमने पढ़ी थी, जितने भी लेक्चर्स हमने देखे थे, उनको बढ़िया से रिवाइज करेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे, सारी बातों को समझेंगे। ओके, ठीक है। हाँ, पुरानी स्लाइड से करवाऊंगा, मैं खुद लिखवाऊंगा नहीं, पुरानी स्लाइड से करवाऊंगा, ताकि अच्छे से अपन कवर अप कर सकें। ओके, तो आज का अपना जो लेक्चर नंबर 15 है, ये लेक्चर नंबर 15 बैकलॉग सीरीज के नाम है। बैकलॉग सीरीज के नाम है। अब इस बैकलॉग सीरीज में हम स्टार्ट करें। सबसे पहले फटाफट से आप भी अपने पुराने नोट्स निकाल लो बेटा, पुराने नोट्स निकाल लो, वहां से देख देख करके फटाफट से रिवाइज करते जाना। ओके, कूल है? ओके, तो कहां गई, कहां गई, कहां गई? हाँ जी, ओके। कैसे होगी? ठीक है। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है बेटा सभी को? हेलो जी, आवाज आ रही है आप सबको? हेलो हेलो, अभी ठीक है? ओके, तो बेटा फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने परिचय, चालकता एवं केमिकल बॉन्डिंग का होमवर्क डिस्कशन किया था। तो जरा देखो ध्यान से, वैद्युत रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के इंटरचेंज को देखते हैं। यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक और विद्युत अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, कि कैसे विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में इंटरचेंज होती थी। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन हमने ये देखी। फिर हमने ये देखा कि इस चैप्टर में 3 पार्ट है। इस चैप्टर में 3 पार्ट है, एक चालकता वाला, एक इलेक्ट्रोड विभव वाला और एक आपके विद्युत अपघटन वाला। तीनों पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तीनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको देखने थे, अच्छे से आपने देखे। ओके, तो अगर मैं बात करूं यहां पर सबसे पहले चालक के बारे में, चालक के बारे में। ओके, तो चालक क्या होते हैं? चालक बेटा जो धारा का चालन करते हो।
वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है चालक कहलाते हैं। अब चालक धातु भी हो सकती है, कोई अम्ल भी हो सकता है, क्षार भी हो सकता है, लवण के जलीय विलयन भी हो सकते हैं, या गलित अवस्था में या अशुद्ध जल भी हो सकते हैं। ये सब चालक का काम करते हैं। धातुएं, सोना चांदी जो भी धातुएं सब धारा का चालन करती है। क्यों? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अम्ल और क्षार, अम्ल क्या होते हैं? H+ आयन देते हैं, क्षार क्या देते हैं? OH- आयन। तो जहां पे आयन होंगे वहां तो चालकता आएगी ही आएगी ना, क्योंकि आयनों की प्रवाह की दर, आवेश की प्रवाह की दर धारा कहलाती है। जलीय विलयन में आयन हो जाएंगे। गलित अवस्था में मतलब आपने जैसे कि NaCl ले रहा लेकिन पिघला हुआ, मेल्टेड फॉर्म में। ठीक है, और अशुद्ध जल, अशुद्ध जल में क्या होते हैं? आयन्स होते हैं, तो उनकी वजह से धारा प्रवाहित हो जाएगी। एक बोतल में शुद्ध जल है, एक बोतल में अशुद्ध जल है। इसमें आयन है, इसमें आयन नहीं है। क्लियर है? अरे दीपिका जी आवाज आ रही है? हाँ बेटा, ये बैकलॉग सीरीज की क्लास है आकांक्षा। ठीक है, अरे दीपिका पांडे जी बेटा आवाज आ रही है, बार बार स्पैमिंग ना करें। ओके, फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया चालक कितने प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धात्विक चालक, एक होते हैं विद्युत अपघटनी चालक। इनमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है, इनमें धारा का प्रवाह आयनों की वजह से होता है। ठीक है, धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक वे पदार्थ जो बिना विद्युत रासायनिक परिवर्तन के इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा का चालन करते थे, इलेक्ट्रॉनों की वजह से। जैसे कि धातुएं भी करती है, अधातुएं भी करती है। धातुओं में लगभग सारी धातुएं, अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, लेकिन जैसे कि कुछ यहां पर अधातुओं के सहसंयोजक योगी ग्रेफाइट धारा का चालन करता है। नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा। खुशी, होमवर्क डिस्कशन अपन अगले लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि ये लेक्चर 14 तक था, तो मैं एक बार पूरा रिवाइज करवाना चाहता हूं आज। हाँ, अब यहां किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। जब भी धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती है, जब भी धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती है बेटा, तो वहां पर उस प्रोसेस में कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। जैसे कि मान लो आपने तांबे का तार लगा रखा है, घरों में लाइट आ रही है, तो वो तांबे का तार केवल इलेक्ट्रिसिटी इधर से उधर भेजने का काम कर रहा है। बस एक तरह का वो रोड है, रोड जिस पर हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर रहे हैं, परिपथ का काम कर रहा है बस वो। ठीक है, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। तो यहां पर किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। बाबा साहब सारी देखेंगे। और धातुओं में कुछ बातें, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि धातुओं में ताप बढ़ाने पर क्या होएगा? धातुओं में ताप बढ़ाने पर क्या होगा? जैसे ही हम क्या करेंगे, धातुओं में टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटा, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो धातुओं में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो उनके बीच में टक्कर बढ़ने लग जाएगी। टक्कर बढ़ेगी तो रुकावट आएगी, रुकावट आएगी तो प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। ओके, और फिर यह फेराडे के वैद्युत अपघटन के नियम का पालना ही नहीं करेगा, क्योंकि फेराडे का वैद्युत अपघटन तो जलीय विलयन के लिए होता है ना, कि जिसमें हम कोई वैद्युत अपघट्य लेंगे, उसको पानी में डालेंगे। हाँ या ना? क्लियर है? अरे कुमारी जी बेटा, कुमार नीतीश बेटा, मैं 29 और 30 को ऑफ पर रहूंगा, इस वजह से मैं आज ले रहा हूं आपकी। ठीक है क्लास? हाँ जी। अब देखो ध्यान से, यहां पर वैद्युत अपघटनी चालक। वैद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं? सारी की सारी चीजें रिवाइज करेंगे, बढ़िया से आप पढ़ाने दो बेटा। इसे लिखना है नहीं बेटा, ये आपके पास ऑलरेडी है। हाँ जी, तो वैद्युत अपघटनी चालक, उसका जस्ट अपोजिट कर दो। वहां पे धारा का चालन इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता था, यहां धारा का चालन, यहां से या तभी बेटा मैं यहां पर आपको समझाने आया हूं। आप अपने पुराने नोट्स खोल के रखो, फटाफट से समझते जाओ। वैद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में या गलित अवस्था में आयनों के कारण, जिसमें आयनों के कारण धारा का चालन होता है। अब यहां पे नया पदार्थ बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हमने देखा था कि एनोड कैथोड पर कहीं H2 गैस उत्सर्जित हो रही है, कहीं O2 गैस उत्सर्जित हो रही है, कुछ केमिकल्स बन रहे हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड बन रहे हैं, कहीं धातुएं प्राप्त हो रही है, कहीं से धातुएं विलयन में आ रही है। अब वैद्युत अपघट्य वाले दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य, एक होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य जो पूर्णतया आयनित हो जाए, जैसे कि प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार या लवण 100% आयनित हो जाते हैं। आप भी किसी प्रबल अम्ल को ले लो, किसी भी प्रबल क्षार को ले लो। क्षार क्या होता है? जो OH- आयन देता है। अम्ल क्या होता है? जो H+ आयन देता है। जो प्रबल होगा वो तो 100% आयनित हो जाएगा।
तो प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं? वे वैद्युत अपघट्य जो अपने जलीय अवस्था में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं 100%। जैसे कि प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, लवण, कोई भी लवण ले लो, सब टूट जाते हैं बेटा। प्रबल अम्ल में H2SO4, HI, बहुत सारे जितने भी अकार्बनिक अम्ल होते हैं ना, सब प्रबल होते हैं बेटा। HNO3, ठीक है। प्रबल क्षार NaOH, KOH वगैरह, हाँ जी, ठीक है, ओके। और लवण वगैरह। दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो 100% आयनित नहीं होते हैं, जो 100% आयनित नहीं होते, कार्बनिक अम्ल, जैसे कि कोई भी कार्बनिक अम्ल बोल दो आप, बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, जो भी आपके मुंह पे आ रहा है, ठीक है, कोई भी अम्ल ले लो, वो 100% आयनित नहीं होते हैं, वो दुर्बल अम्लीय होते हैं, ठीक है, जो पूर्णतया आयनित न हो। सभी कार्बनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल को छोड़ करके, ठीक है। सल्फोनिक अम्ल बेंजीन के ऊपर SO3H लगा दो या उसका प्रतिस्थापी बना दो, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। यहां पर ये आपके कोर्स में लिखा हुआ है। अब वैद्युत अपघट्यों में क्या होता है? वैद्युत अपघट्य जलीय विलयन है, उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, वो जल्दी जल्दी भागने लगेंगे, आयनों का प्रवाह तेजी से होने लगेगा, तो धारा जल्दी बहेगी, तो यहां पे प्रतिरोध कम हो जाएगा। सर कैसे पता चलता है कि ये अम्ल प्रबल है या दुर्बल है? बेटा उनके एक्सपेरिमेंट करके पता चलता है। पीएच वैल्यू भी पढ़ी होगी आपने, पीएच वैल्यू भी, ठीक है। आपको यहां पर देख विकास कुमार, जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहां पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे पता चलता है कि कौन सा अम्ल कितना प्रबल है, कौन सा दुर्बल है। और दूसरा होता है उनका पीके वैल्यू, पीके वैल्यू आगे पढ़ेंगे, अभी उस पर अपन बात नहीं करेंगे। इस पे फेराडे का नियम लगता है। प्रतिरोध R बराबर V/I, प्रतिरोध क्या होता है? R बराबर V/I, ये मैंने आपको पढ़ाया। R बराबर V/I कि विभवांतर और प्रवाहित धारा इनका अनुपात, इसका मात्रक ओम होता है, ओम या वोल्ट मीटर, खत्म बात, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चालकत्व, चालकत्व, चालकत्व क्या होता है बेटा? कंडक्टेंस, जिसको G से या C से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध तो रुकावट है जो धारा के प्रवाह में बाधा है। जैसे कि आप चल रहे हो तो बीच बीच में स्पीड ब्रेकर आते हैं, स्पीड ब्रेकर आते हैं, तो वो स्पीड ब्रेकर कहीं ना कहीं आपकी स्पीड को कम करते हैं। कहीं आप हाईवे पे जा रहे हो, बीच में भैंसें आ गई, हाँ है ना, तो प्रतिरोध है वो। लेकिन चालकत्व क्या है? ये प्रवाह में मदद करता है, ये प्रवाह में मदद कर रहा है। यह प्रतिरोध R का व्युत्क्रम होता है, यह चालक पदार्थ की चालकता को बढ़ाने में मदद करता है। तो G बराबर हो जाएगा 1/R, G बराबर हो जाएगा 1/R, ओके। और G का मात्रक 1/R हो गया। R का मात्रक क्या होता था? ओम, ऊपर चला जाएगा ओम इनवर्स। तो G का मात्रक, जिसको चालकत्व बोलते हैं, उसका मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स, महो या सीमेंस, ये हमने देखा। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? रो, रो। तो याद जरा देखो ध्यान से, आपको कुछ बातें पता होगी कि जो किसी भी चालक में जो प्रतिरोध होता है बेटा, वो लंबाई के तो समानुपाती होता है, परंतु अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती। हाँ, तो यहां पर एक समानुपाती हटकर के एक स्थिरांक आता है रो, यही कहलाता है आपके विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहां से रो का मान निकाल लेंगे, तो बेटा इसको बटे में भेज देंगे तो ये पलट जाएगा, रो बराबर हो जाएगा RA/L। तो रो बराबर हो जाएगा RA/L, ये विशिष्ट प्रतिरोध है ना। अब इसका मात्रक देखेंगे, तो इसका मात्रक होता है ओम, ये इसका मात्रक है सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया का मात्रक, और नीचे यहां पर लिमिट लेंथ, लेंथ का मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास ओम सेंटीमीटर। इसका मात्रक क्या आ जाएगा? ओम सेंटीमीटर। देखो कहीं तो लिखा होगा मैंने इसका मात्रक, ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमने देखा। हाँ जी, आकांक्षा बेटा फॉर्मूले रिवाइज करते जाएं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वही है यहां पर। विशिष्ट चालकत्व या चालकता, कप्पा, यहां पे कुछ फॉर्मूले आएंगे। कप्पा क्या होता है? 1/रो,
1 अपॉन रो। सेंटीमीटर में क्यों लेते हैं बेटा? जो टब होता है ना, जो पात्र होता है अपना, इतना बड़ा तो नहीं होता। जो सेल होते हैं वो लगभग सेंटीमीटर में मेजर किए जा सके इतने पात्र होते हैं। तो यहां पे लंबाई क्या है? वैद्युत अपघटनी सेल की लंबाई। यहां पर ये एल क्या था? एल, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। इलेक्ट्रोड भाई, एक इलेक्ट्रोड यहां लगा रखा है, एक इलेक्ट्रोड यहां लगा रखा है। ये तो मीटर भी, 1 मीटर भी नहीं है। 1 मीटर से छोटी राशि क्या है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में इनको आराम से मेजर किया जा सकता है ना, तो सेंटीमीटर। हाँ जी, तो ओम सेंटीमीटर हमने लिया। अनु ठीक है बेटा। विशिष्ट चालकत्व कप्पा। कप्पा बराबर 1 अपॉन रो। कप्पा बराबर 1/रो। रो, आर का मान क्या? रो का मान क्या था? आर इंटू ए अपॉन एल। ये पलट जाएगा तो आर नीचे, ये पलट करके L/A हो गया। 1 अपॉन आर क्या होता है? जी। 1 अपॉन आर क्या होता है? जी। और लंबाई का अनुपात और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात, यह कहलाता है आपका जी स्टार सेल नियतांक। यहां पे जरा देखो ध्यान से, सेल नियतांक जी स्टार L अपॉन ए, यहां पर आ गया जी और ये हो गया जी स्टार। तो कप्पा का एक फॉर्मूला ये आ गया, कप्पा बराबर जी गुणा जी स्टार। जी गुणा जी स्टार। सिंबल से कैसे पहचानते हैं कि धातु है अधातु है? कौन से सिंबल से? सर इसे कप्पा क्यों बोलते हैं? बेटा बोला जाता है, अब जिसने स्टार्टिंग में नाम रखा है तो उसी के हिसाब से रखेंगे। जैसे कि आप तरंग धैर्य को लेमड़ा क्यों बोलते हैं? तो शुरुआत से लेमड़ा बोला गया, अपन कुछ और बोल देते, उल्टा वाई बोल देते, इससे बढ़िया तो। हाँ जी, अब यहां पर इसके अलग अलग भाई विशिष्ट चालकत्व क्या हो गया? चालकत्व गुणा सेल नियतांक। चालकत्व गुणा सेल नियतांक। यहां पे इसके मात्रक आपके पास अलग अलग मात्रक आएंगे। ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। मात्रक ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर महो सेंटीमीटर इनवर्स, या सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, इनके ये हो जाएंगे। सेल नियतांक क्या होता है? L अपॉन ए। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, उनका रेशियो। दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A का अनुपात सेल नियतांक कहलाता है। फिर यहां पर कुछ क्वेश्चन हमने करे कि प्रबल विद्युत अपघट्य वह है, पानी में आसानी से घुल जाए। पानी में तो दुर्बल भी घुल जाते हैं, ठीक है। प्रबल कब बोलेंगे उसको? ठीक है, विद्युत धारा का चालन करे, दुर्बल भी करते हैं। उच्च सांद्रता पर भी आयनों में वियोजित हो जाते हो, मतलब जिनकी, मतलब आप पानी बहुत कम लोगे ना तो भी वियोजित हो जाएंगे वो तो। प्रबल विद्युत अपघट्य वही तो है कि वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो, ठीक है, उसकी थोड़ी सी भी मात्रा बहुत तगड़ी है, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर हुआ था फिर ऑप्शन नंबर 3। फिर यहां पर ये आपने पढ़ी लिए होंगे, ठीक है, विद्युत धारा आयन के, विद्युत अपघटनी आयनों के। अच्छा, ये इतनी बातें हमारी इस लेक्चर में हुई। हाँ जी, तो इतनी बातें हमारी इस लेक्चर में हुई। अब उसके बाद लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 बेटा सिंपल था, लेक्चर नंबर 1 सिंपल था। हाँ जी, अब अरे बस हट जाओ। अब आते हैं लेक्चर नंबर 2 पर। लेक्चर नंबर 1 सिंपल था बेटा। विशिष्ट चालकता क्या है? कप्पा है बेटा। विशिष्ट चालकता क्या है? कप्पा है, ठीक है ना। विशिष्ट चालकता क्या था? कप्पा। कप्पा के हमने सारे फॉर्मूले देखे, कप्पा बराबर 1/रो, फिर यहां पर जी गुणा जी स्टार, ये सारे फॉर्मूले हमने देखे। लगाते जाना, इनको सोल्व करते जाना, ये हमने देखा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे की चीजों को क्लियर करते हैं। यार कहां क्लिक कर दिया मैंने? हाँ जी, फिर उसके बाद मोलर चालकता वाला पार्ट हमने समझा। फिर उसके बाद मोलर चालकता वाला पार्ट हमने देखा बेटा, जिसमें ये पहले मैंने रिवीजन करवाया। ओके,
मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, चालकता को प्रभावित करने वाले कोलराउश नियम। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये वाला लेक्चर बहुत आसान था, ये वाला लेक्चर, इसमें आपको मोलर चालकता की परिभाषा, एक मोल वैद्युत अपघट्य के विलयन द्वारा जो चालकता होगी वही चालकता कहलाएगी आपकी मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होती थी? एक मोल वैद्युत अपघट्य के विलयन में जो उपस्थित आयन है उनके कारण जो चालकता होगी वो चालकता कहलाती थी मोलर चालकता। तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता में ग्राम तुल्यांक कर दो कि 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य के आयनों के कारण जो चालकता होगी वो तुल्यांकी चालकता। दोनों के फॉर्मूले हमने अच्छे से पढ़े। चालकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, चालकता के लिए हमने अलग अलग कारक देखे थे जिसकी वजह से चालकता अफेक्ट होती है। ठीक है, कि आपका वैद्युत अपघट्य कैसा है, विलायक कैसा है, तनुता बढ़ाने पे क्या फर्क पड़ेगा, सारी चीजें। कोलराउश का नियम ये भी हम देखेंगे। अब 1 बाय 1 हम एक एक पे चीज पे आते हैं। ये रिवीजन किया, चालकता इनके बारे में हमने देखा। तो चालकत्व का यहां पर हमने फॉर्मूला देखा था कि यार यहां पर कप्पा बराबर क्या था बेटा, हाँ कप्पा बराबर क्या देखा था, G गुणा L बाई A। ओके, तो फिर मैंने यहां पे बताया आपको, अगर इस सूत्र में मैं A की जगह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूं, A की जगह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूं और L की जगह क्या कर दूं, 1 सेंटीमीटर कर दूं, तो यहां पर देखो आयतन निकालना हो तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को लंबाई से गुणा कर दो तो आयतन आ जाता है A इंटू L। तो मतलब अगर किसी इलेक्ट्रोड के, जो इलेक्ट्रोड है बेटा, अगर इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एकांक हो, लंबाई भी एकांक हो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एकांक के, लंबाई एकांक के, अर्थात जो विलयन आपने लिया है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला है, उसका आयतन कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर विलयन वाले की जो चालकत्व है यह G है, वही क्या कहलाएगा, कप्पा कहलाएगा। अगर आप यहां 1 रखोगे, 1 रखोगे तो 1/1 1 हो जाएगा, तो G जो आएगा वही कप्पा कहलाएगा। यहां पे आप ये बात सुने, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन का जो चालकत्व है वही विशिष्ट चालकता कहलाती है। इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको समझनी चाहिए। तो अगर उसका आयतन V सेंटीमीटर क्यूब हो तो भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले की चालकता कप्पा है। तो फिर मैंने आपको यहां बताया था, अगर V सेंटीमीटर, जैसे कि मान लो 2 सेंटीमीटर क्यूब, 3 सेंटीमीटर क्यूब, तो वहां पे कप्पा गुण V हो जाएगा। तो उसी के आधार पे फिर मैंने आपको आगे मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता की परिभाषा बताई थी। मोलर चालकता डेफिनेशन बहुत सिंपल है, फॉर्मूला भी सिंपल है कि किसी दिए गए आयतन वाले विलयन में 1 मोल वैद्युत अपघट्य के आयनों के कारण जो चालकता होती है वो मोलर चालकता कहलाती है। तो मोलर चालकता, फिर हमने यहां पर इसका सब फास्ट कराइए। तो जरा 1 मिनट रुक जाना भाई, ठीक है। मान लो किसी विलयन की, यहां पे मैंने मोलरता बोली थी आपको M। अगर किसी विलयन की मोलरता M है, जैसे ही किसी विलयन की मोलरता 1 मोलर है, 2 मोलर है, 3 मोलर है, 4 मोलर है, तो उसका मतलब क्या है, उसके 1 लीटर विलयन में उतने ही मोल है। जैसे कि 2 मोलर 1 लीटर में 2 मोल, 3 मोलर 1 लीटर में 3 मोल, 4 मोलर 1 लीटर में 5 मोल। M मोलर है तो 1 लीटर में M मोल, मतलब M मोल वैद्युत अपघट्य है 1 लीटर में। हाँ जी, फिर यहां पर हमने इसको सोल्व किया और यहां पर मोलर चालकता का हमने फॉर्मूला देखा। बिल्कुल बेटा 2x स्पीड से पढ़ाऊं? हाँ जी, ओके ओके ओके। कप्पा गुणा 1000/m, कप्पा गुणा 1000/m। m यहां पे आप मोल पर लीटर में रखोगे, मोल पर लीटर में रखोगे, मोल पर लीटर में रखोगे। ओके, तो यहां पर हमने ये चीजें यहां पर डिस्कस करी, अच्छे से क्लियर करी। और मोलर चालकता का मात्रक, मोलर चालकता का मात्रक ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स आ जाएगा। तो तुल्यांकी चालकता में यहां ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा। हाँ जी, तो इनके मात्रक हमने ये देख लिए। तुल्यांकी चालकता सेम डेफिनेशन है, बस वहां पर 1 मोल था, यहां 1 ग्राम तुल्यांक आ जाएगा। तो यहां पर कप्पा गुणा 1000/n, यहां पे नॉर्मलता आती है।
और नॉर्मलता और मोलरता में आप रिलेशन जानते हैं कैसे रखा जाता है। ठीक है, ओके, ये हो गया तुल्यांक की चालकता हो गया। इसका फॉर्मूला मोलर चालकता, ये तुल्यांक की चालकता, दोनों में संबंध निकालना हो निकाल सकते हैं। ये मोलरता है और ये नॉर्मलता है, दोनों को आराम से निकाला जा सकता है, इन दोनों में संबंध। तो अगर आप तुल्यांक की चालकता ज्ञात करना चाहते हो, मोलर चालकता पता है, तो डिवाइड में एन कारक लगा दो, एन कारक का भाग लगा दो, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले में हमें यहां पर कर रखे हैं। ठीक है, अरे बोलो आयुष, डन है मामला? अरे ये टॉपिक इजी, मानता हूं बेटा जानवी जी टॉपिक इजी है, लेकिन अगर कोई चीजें अगर मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं तो अच्छा है ना। हाँ, एम की जगह सी भी हो सकता है, सांद्रता है, तो सांद्रता मोल पर लीटर के पदों में निकाली जाती है, मोलरता के पदों में निकाली जाती है। नोट्स आपके पास है, उसको रिवाइज करते जाओ। ठीक है, जहां पे इंपॉर्टेंट लगेगा बताऊंगा भी सही। लेमड़ा एम बराबर कप्पा गुणा 1000, इसके फॉर्मूले याद कर लेना, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, ये वाला पता होना चाहिए। नॉर्मलता कैसे निकालते हैं, मोलरता कैसे निकालते हैं, मात्रकों का ध्यान रखना, काम हो जाएगा। अगले फिर उसी पर हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चन लगाए। क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी मैंने क्लास में करवा रखे हैं, क्वेश्चंस ऑलरेडी क्लास में करवाए हुए हैं। ओके, फिर यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए, फिर यहां पर ये एक क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। अब उसके बाद हाँ जी, अब यहां पर वैद्युत अपघट्य है, वो चालकता पे कैसे प्रभाव पड़ता है। वैद्युत अपघट्य मतलब चालकता को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। अंतरायनिक आकर्षण, मान लो मैंने वैद्युत अपघट्य ऐसा मिलाया है जो टूट ही नहीं रहा है, मतलब उसके अंदर अणुओं में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है, नहीं हम घुलेंगे नहीं, हम अलग अलग नहीं होंगे, मतलब आयन मिलेंगे नहीं, धारा का प्रवाह होगा नहीं। तो वैद्युत अपघट्यों के मध्य अगर अंतरायनिक आकर्षण बढ़ेगा तो चालकत्व घट जाएगा। क्लियर हो गया। और विलायक की ध्रुवता, ध्रुवता से मतलब है जो विलायक जितना ज्यादा ध्रुवीय होगा वो उतना ज्यादा अपने अंदर विलेय पदार्थ को घोल पाएगा। यहां समझ पा रहे हैं? हाँ जी बेटा, मयंक ठाकुर, कभी कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बन जाते हैं। अगर कोई विलायक ध्रुवीय है तो उसके अंदर हम अकार्बनिक विलेय डालते हैं जो भी ध्रुवीय होते हैं। पानी के अंदर आप NaCl डालो, K2SO4 डालो, कोई भी डालो, घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी भी तो ध्रुवीय है, इसलिए हम ज्यादातर पानी लेते हैं इस्तेमाल में। ओके, तो जिस विलायक का परावैद्युतांक उच्च होता है वे वैद्युत अपघट्य अधिक आयनित हो जाते हैं और चालकत्व बढ़ जाता है। ये हमने देख लिया। माध्यम की शांतता, अगर विलायक गाढ़ा है तो उसमें आयन प्रवाहित करने में दिक्कत आएगी तो चालकत्व घट जाएगा। टेम्परेचर का रोल मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर का रोल मैंने बता ही दिया कि टेम्परेचर में क्या क्या फर्क पड़ता है। प्रतिरोध यहां पर बढ़ जाता है तो चालकत्व घट जाता है। देखो ध्यान से, अच्छा सुनो, वैद्युत अपघट्य के मध्य दुर्बल आकर्षण बल लगते हैं जिससे चालकत्व में, अरे सॉरी, इसमें तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, आयन तेजी से गति करेंगे तो चालकत्व बढ़ जाएगा। जल योजित अणु का आकार, जल योजित अणु जैसे कि लिथियम आयन और सोडियम आयन, मैंने लिथियम आयन और सोडियम आयन को जल में डाला तो जल योजित आयन लिथियम वाला बड़ा हो जाता है और सोडियम वाला छोटा। जिसका आकार छोटा है जल में घुलने के बाद वो आसानी से यहां पर गति करता रहेगा। तो जल योजित आकार अगर बढ़ेगा तो गतिशीलता घटेगी, इसलिए चालकत्व घट जाएगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बेटा, मोलरता से क्वेश्चन आते हैं, इसमें चालकता वाले पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं। लेमड़ा एम, लेमड़ा इक्विवेलेंट और कोलराउश के नियम से, ये तीन चीज जरूर अच्छे से पढ़ के रखना। ठीक है, तनुता बढ़ाने पे क्या फर्क पड़ता है, आप विलयन को और पतला किए जा रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, चालकता बढ़ती है। ठीक है, तनुता बढ़ाने पर चालकत्व बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, देखो प्रबल वैद्युत अपघट्य है तो इनके बीच में आकर्षण बंध दुर्बल होने लगते हैं। क्योंकि अगर आप तनुता बढ़ाए जा रहे हो बाहर से, जैसे कि पानी था, आपने उसके अंदर वैद्युत अपघट्य डाल रखा है, पहले नहीं घुल रहा है, ज्यादा पानी डालने पर घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब विलायक के अणु और ज्यादा हो चुके हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे खाने की दवाई आती है ना, टेबलेट आती है, टेबलेट पानी में डालते हैं,
टेबलेट आती है, टेबलेट, ठीक है। टेबलेट को हमने पानी में डाला, थोड़ी देर डालने के बाद छोड़ दिया, ओके। उसमें थोड़े छींटे ही मार दिए अपन ने, है ना, बहुत कम मात्रा डाली हमने पानी की। थोड़ी ज्यादा मात्रा डाल देंगे, अच्छे से घुल जाएगा। घुलता है, थोड़ी सी मात्रा में से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा मात्रा डालो ऐसे बिखर सा जाएगा वो। तो वही बात है। तो यहां पर तनुता बढ़ाओगे तो वो पिघल जाएगा, घुल जाएगा, तो आयन मुक्त हो गए ना। और दुर्बल विद्युत अपघट्यों का आयनन बढ़ने लग जाता है। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के आयनन की मात्रा बढ़ जाती है, तो यहां पर आयनन बढ़ेगा, आयनन बढ़ता जाएगा, चालकता बढ़ती जाएगी। अच्छा सर, तनुता बढ़ाने पर सांद्रता का क्या फर्क पड़ता है? जैसे कि आपने छोटा सा चाय का कप ले रखा है, उसमें टेबलेट डाल दी, टेबलेट डाल दी, मतलब आपने एक चम्मच, जैसे कि बचपन में मम्मी पिलाती थी ना, चम्मच में, मैंने तो ऐसे पिए, देखो चम्मच में मैं टेबलेट ऐसे ही चबा के खा जाता था, कड़वी से कड़वी, पैरासीटामोल हो कुछ भी चबा के खा जाता था। फिर बाद में पानी पीता था शक्कर खा के, ठीक है, दांतों में चुभ जाती थी। फिर उसके बाद क्या किया, चम्मच में लिया थोड़ा सा पानी, उसमें टेबलेट को पिघलाया, फिर पी लिया। लेकिन अगर उसी को चम्मच में पानी मिलाने के बजाय ग्लास में मिला दूंगा तो विलायक ज्यादा हो गया ना, तो अब विलेय बहुत कम हो गया, तो सांद्रता कम हो गई। तो यहां पर तनुता बढ़ाने पर आयतन बढ़ जाएगा, सांद्रता घट जाएगी, सांद्रता घट जाएगी। और सांद्रता घट गई, अगर सांद्रता घट गई बेटा, तो अगर मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो ध्यान से। कोई भी एक फॉर्मूला देखो, ये सांद्रता है, सांद्रता नीचे है, ये सांद्रता, हमारी मम्मी भी ऐसे ही पिलाती है, हाँ ठीक है, क्योंकि उसमें पानी कम रहता है, बस टेबलेट घुल जाए, टेबलेट का असर होना चाहिए, पानी तो हम वैसे ही पीते हैं, ठीक, ओके। सांद्रता घट जाएगी तो तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता बढ़ जाएगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है ना, ओके। हाँ जी, ये हो गया। अब अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अगर हमने बहुत ज्यादा तनु कर दिया, मतलब जितना कर सकते थे उतना तनु कर दिया, तो क्या होगा? तो यहां पर डीबाई-हकल-ओहन-सेगर समीकरण आई। डीबाई-हकल-ओहन-सेगर समीकरण ने एक सिद्धांत दिया कि अगर आपको अनंत तनुता पर चालकता की गणना करनी है, कोई भी विद्युत अपघट्य हो, प्रबल हो दुर्बल हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। अब इन्होंने हेल्प तो करी, तो इन्होंने डीबाई-हकल समीकरण दिया, लेमड़ा एम बराबर लेमड़ा एम एट इंफिनिटी माइनस बी अंडर रूट सी। इन्होंने मोलर चालकता और सांद्रता सी के बीच में ग्राफ बनाया। तो यहां पर इन्होंने ये लेमड़ा एम सी सांद्रता पर, ये अनंत तनुता पर 20 स्थिरांक के हर एक विद्युत अपघट्य के लिए इसका मान अलग रहता है और सेम रहता है, ठीक है, तनुता करने पे इसके मान में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये समीकरण आया। अब इस समीकरण में देखो ध्यान से, इन्होंने ग्राफ बनाया उस, भाई कोई भी विद्युत अपघट्य ले लिया, प्रबल हुआ या दुर्बल हुआ, उनकी सांद्रता और लेमड़ा एम के बीच में ग्राफ बनाया, लेमड़ा एम और सांद्रता के वर्गमूल के बीच में ग्राफ बनाया। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ना ऐसा ग्राफ आया, ऐसा ग्राफ आया। अब इस ग्राफ, अगर मैं इस बिंदु पे मान निकालूं तो ढाल अलग आएगा, इस बिंदु पे मान निकालूं तो ढाल अलग आया। ये एक शार्प ग्राफ नहीं है, एकदम सीधी रेखा नहीं है, तो इससे रिजल्ट हर एक मान पे बदलते जाएंगे। जबकि यहां पर एक सीधा ग्राफ आ रहा है, एक सीधा ग्राफ आ रहा है, एक्यूरेट ग्राफ आ रहा है, ये प्रबल विद्युत अपघट्य को बताता है। प्रबल विद्युत अपघट्य आसानी से आयनित हो जाएंगे, उनसे पता चल जाएगा ना यार इससे इतने आयन मिलेंगे, दैट्स इट, फिक्स है, ओके। तो यहां पर दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ऐसे ग्राफ मिलता है, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए ऐसे ग्राफ लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने 50 केसीएल लिए, 50 मोल लिए केसीएल के, तो 50 के 50 टूट जाएंगे क्योंकि प्रबल है। अगर मैंने एसिटिक अम्ल के लिए 50 मोल लिए, नहीं टूटेंगे, 50 में से 1 मोल टूटेगा या 0.1, तो इसके 0.1 बन गए, 0.1 है ये, ठीक है, ओके। अब उपरोक्त ग्राफ से यहां पे सारी बातें अपन ने देख ली, खत्म, ओए होए सिस्टम खत्म, ओके।
ये हो गया डन। फिर इसके बाद लेक्चर नंबर थर्ड, लेक्चर नंबर थर्ड। अब लेक्चर नंबर थर्ड में हमने क्या देखा? लेक्चर नंबर थर्ड में हमने कोलराउश के नियम और इसके अनुप्रयोग देखे और फिर इलेक्ट्रोड विभव को, अब यहां से हमें और चीजें समझने को मिली। कुछ क्वेश्चंस लगाए, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं बेटा, ओके। फिर इसके बाद यहां पर भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, क्वेश्चन, हाँ जी। फिर हमने पढ़ा फिजा। बेटा मैं टॉपिक सारे एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो, मैं आपको टॉपिक सारे एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, ओके। मैं आपको टॉपिक्स सारे एक्सप्लेन करूंगा, आप चिंता ना करो इस बारे में। एक मिनट, एक मिनट, मैं टॉपिक सारे एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। ओके, तो यहां पर हमने पढ़ा आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम, कि यार प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए तो हम डिबाय हकल ओनसेगर समीकरण की हेल्प से भी हम मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए उससे ज्ञात नहीं की जा सकती, क्योंकि शार्प लाइन नहीं आती है, मतलब एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आते। तो फिर उनके लिए आया यहां पर कोलराउश का नियम। कोलराउश का नियम क्या कहता है कि आपने कोई भी विद्युत अपघट्य लिया है, उस विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता में उसके धनायन का भी रोल होता है, उसके ऋणायन का भी रोल होता है, और दोनों की चालकताओं पर एक दूसरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अपने हिसाब से चालकता दर्शा, मैं अपने हिसाब से चालकता दर्शाऊंगा। जैसे कि NaCl को पानी में डाला, Na+ के कारण भी चालकता रहेगी, Cl- के भी कारण चालकता रहेगी। तू अलग आयन है, मैं अलग आयन हूं, तेरी चालकता मेरे चालकता से कोई प्रभावित नहीं होगी, ठीक है। दोनों का आकार अलग है, सारी चीजें अलग है, सबका अपने अपने हिसाब से चलेगा। तो यहां पर कोई वैद्युत अपघट्य है AXBY, जब इसको हमने तोड़ा तो X A मिलेंगे और Y B मिलेंगे, और उनपे आवेश वगैरह जो भी है। तो कोलराउश के नियम के अनुसार लैम्बडा इक्विवेलेंट, ठीक है, या लैम्बडा इक्विवेलेंट एट इंफिनिटी, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान धनायन के कारण अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता और ऋणायन के कारण अनंत तनुता तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। बाकी आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, ओके। तुल्यांकी चालकता है, और मोलर चालकता निकालनी हो तो तुल्यांकी चालकताओं में उनकी संख्या को नहीं देखा जाता है कि कितने आयन धनायन वाले हैं, कितने ऋणायन वाले हैं, जबकि मोलर चालकता में उनकी संख्या को भी देखा जाता है कि यार यहां पर A कितने थे, X थे, X से गुणा कर दिया, Y कितने थे, B थे, तो मतलब B कितने थे, Y थे, Y से गुणा कर दिया। तो हमने यहां पे लिख लिया NaCl, एक सोडियम एक Cl, तो इसके लिए तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का एक ही सूत्र आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अनंत तनुता पर धनायन के कारण, अनंत तनुता पर ऋणायन के कारण। मोलर चालकता लिखेंगे, एक ही आयन है, एक ही आयन है, इसलिए एक से गुणा कर दिया। Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट जब टूटता है बेटा तो 3 सोडियम है और 1 फॉस्फेट है, तो जब तुल्यांकी चालकता लिखेंगे तो उनकी संख्या से कोई मतलब नहीं है। तुल्यांकी चालकता लिखी, सोडियम के कारण तुल्यांकी चालकता, फॉस्फेट के कारण तुल्यांकी चालकता। लेकिन अगर मोलर चालकता लिखेंगे तो 3 गुणा सोडियम के कारण मोलर चालकता, 1 गुणा फॉस्फेट के कारण मोलर चालकता। सर प्लीज मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में रिलेशन एक बार फिर से समझा दीजिए। फिजा, देखो फिजा 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 फिजा, यहां पे देखो लेमड़ा EQ बराबर होता है लेमड़ा M अपॉन N फैक्टर, N कारक। अब ये N कारक कहां से आया था? लेमड़ा M, इसकी पदों में सांद्रता आती थी मोलरता के पदों में, और इसमें आती थी सांद्रता किसके पदों में? यहां पर सांद्रता आती थी बेटा किसके पदों में? N फैक्टर के पदों में, नॉर्मलता के पदों में। और नॉर्मलता और मोलरता को बराबर करना हो आपको, तो आपको
ये पता होना चाहिए कि नानी बराबर मम्मी गुणा एक्स होता है। नानी की उम्र मम्मी की उम्र से एक्स गुणा होती है। एक्स गुणा क्या है, वो एन कारक ही था। तो आप अगर वो लेक्चर देखेंगे तो आपको उसमें ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके, हाँ जी। अब आगे यहां पर फिर अलग अलग तरीके से अपन ने क्वेश्चन किए। ये यहां पे संबंध लिखा, फिर यहां तो सारी चीजें सिंपल है बेटा, यहां पे सारी चीजें सिंपल है कि भाई Na2SO4 के लिए आपको लेमड़ा इक्विवेलेंट इतना दे रखा है, तो फिर अनंत अनुता पर जो भी ज्ञात करना है, मतलब EQ दे रखा है, लेमड़ा एम ज्ञात करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी बाई हकल से बेटा क्वेश्चन नहीं आते, आकांक्षा क्वेश्चन आते हैं इससे, उससे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने किए। एन कारक ज्ञात करने वाले किसके लिए कितने एन कारक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। टोटल जितने धनायन है या जितने ऋणायन है उनकी संख्या, ठीक है, ओके। देखो Al2SO4 होल थ्राइस का एन कारक टोटल धनावेश या टोटल ऋणावेश। तो यहां पर 2 एल्यूमिनियम है, 1 एल्यूमिनियम पर आवेश +3, तो 2 पर कितना 6, एन कारक हो गया 6। टोटल ऋणावेश -2, धनावेश भी देखो टोटल, 1 धनायन नहीं 2 धनायन है तो 2 धनायन पर ये हो गया, तो एन कारक 2, ऐसे आप निकाल सकते हो। फिर यहां पर ये हमने क्वेश्चंस की अच्छे से, सारी बातें अपन ने क्लियर करी, हो गया। ये क्वेश्चंस आपको ढंग से बनाने पड़ेंगे, ये सारे क्वेश्चंस कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग। अब कोलराउश का नियम कहां कहां हमारी हेल्प करता है, इसकी हेल्प से अपन वियोजन की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। वियोजन की मात्रा एल्फा, दी गई सांद्रता पर तुल्यांगी चालकता बटे अनंत अनुता पे तुल्यांगी चालकता, या दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता बटे अनंत अनुता पर मोलर चालकता। ये वाले फॉर्मूले की हेल्प से आप सारी चीजें देख सकते हो कि भैया यहां पर जो अल्फा होगा लेमड़ा एम अपॉन लेमड़ा एम एट इंफिनिटी, या लेमड़ा EQ अपॉन में लेमड़ा EQ एट इंफिनिटी, यहां से आप ज्ञात कर सकते हो। हाँ या ना, अरे क्लियर है? ओके 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 ओके, बताता हूं भाई, बताता हूं। हाँ जी, अब आजा। ये वाला क्वेश्चन ना, ये वाला क्वेश्चन कर लिया था आपने, ओके। देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये वाला क्वेश्चन एक बार मेरे को एक्सप्लेन कर दो। देख बेटा, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल होता क्या है, H2C2O4 होता है। तो इसके लिए क्या पूछ रहा है मेरे को, लेमड़ा एम पूछ रहा है, मोलर चालकता पूछ रहा है मेरे को। क्या पूछ रहा है, मोलर चालकता पूछ रहा है। यहां पर इसकी क्या पूछ रहा है मेरे से, लेमड़ा एम पूछ रहा है एट इंफिनिटी। तो मेरे को क्या होना चाहिए, जहां जहां वो है उसको, अब देखो H2 कहां पर है, H2 यहां पर है, इसकी मोलर चालकता मेरे को दे रखी है, हाँ या ना, ओके। अब यहां पर भाई इसकी मोलर चालकता कैसे आएगी, इसकी मोलर चालकता कैसे आएगी बेटा, कि 2 इंटू लेमड़ा एम एट इंफिनिटी H प्लस आयन के कारण, क्योंकि 2 H प्लस आयन देगा ये, और प्लस यहां पर ये ऑक्जेलेट ऋणायन एक ही है, लेमड़ा एम इंफिनिटी C2O4 2 माइनस इसके कारण, ओके। आप इसकी मोलर चालकता को इस तरीके से लिखोगे, आप इसकी मोलर चालकता को इस तरीके से लिखोगे ना कि धनायन कितने, धनायन के कारण मोलर चालकता गुणा उनकी संख्या, ऋणायन के कारण मोलर चालकता गुणा उसकी संख्या। तो उसकी संख्या को तो आप आराम से, ये मेरे को 2 चीजें चाहिए। अब ये चीजें कहां है, देखो H2SO4 तो आपको यहां से मिल जाएगा, तो इसको तो आपको जोड़ना ही है। लेकिन 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 यहां पर क्या दे रखा है, तुल्यांकी चालकता दे रखी है। मेरे को C2O4 तो दिख रहा है, लेकिन यहां पे इसकी तुल्यांकी चालकता दे रखी है बेटा। मेरे को क्या ज्ञात करनी, इसकी मोलर चालकता। तो पहले इसकी तुल्यांकी चालकता को मोलर चालकता में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एन कारक वाला फंडा लगा लेना, एन कारक वाला फंडा लगा लेना कि यार अगर मेरे को पता है EQ एट इंफिनिटी ज्ञात करना है, तो EQ
ये होता है ना लेमड़ा m एट इंफिनिटी अपॉन में n कारक। तो मुझे ये ज्ञात करना है, ये दे रखा है n कारक, देख लो इसमें कितना आएगा, 2 आएगा, इसका डबल कर देना 800 आ जाएगा। हाँ 2 से गुणा, सिया बेटा मोलर चालकता में हम आयनों की संख्या से गुणा करते हैं ना, मोलर चालकता में हम आयनों की संख्या से गुणा करते हैं ना, कि ये मेरे पास ये आयन है, ठीक है, क्लियर है, ओके। हमें ये बनाना है। अब ये मेरे को कहां कहां दिख रहा है, देखो 2 H2SO4 तो मेरे को यहां दिखाई दे रहे हैं। मैं क्या करूंगा, इसको तो जोड़ूंगा ही जोड़ूंगा। ये दे दी समीकरण नंबर 1, ये दे दी समीकरण नंबर 2, ये दे दी समीकरण नंबर 3। मेरे को 2 H2SO4 यहां पे मिल जाएंगे, तो मैं समीकरण नंबर 2 को तो जोड़ूंगा ही जोड़ूंगा। अब इसमें ये भी जोड़ूंगा, समीकरण नंबर 1 जोड़ूंगा। भाई मेरे पास H2 2 H यहां से मिल जाएंगे और ऑक्सलेट रेनाइन यहां से मिल जाएगा, ये Na+ हटाना पड़ेगा, ये SO4 हटाना पड़ेगा, तो इसमें से लेस कर देंगे, माइनस समीकरण नंबर 3 करना पड़ेगा। लेकिन सबकी मोलर चालकताएं लेनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। इसकी मोलर चालकता दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर 700, ओके। अब कर लोगे, अब सर अब हम कर लेंगे, वेरी गुड, हाँ जी। और अब यहां पे देखो इसकी तुल्यांकी चालकता है, तुल्यांकी चालकता से इसकी मोलर चालकता निकालना, ठीक है। दुगना कर दोगे ये आ जाएगा 800। और यहां पे जरा देखो ध्यान से, अब मेरे को किसको लेस करना है, यहां पर ये तुल्यांकी चालकता दे रखी है, इसकी मोलर चालकता रखनी पड़ेगी, माइनस करना पड़ेगा यहां पर आपको 900, क्योंकि 450 दे रखी, n कारक 2 है, दुगना कर दोगे, अब इसको सोल्व करके आंसर आएगा, ठीक है, ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ माइनस कर देना, आंसर बन जाएगा 1500 600 आ जाएगा, ठीक। अब आगे, हाँ जी, अरे यार ये हटेगा ही नहीं अब तो, ठीक, ओके। बाकी इस वाले में और कुछ दिक्कत नहीं है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए आपको यहाँ पे Ka का मान ज्ञात करना हो तो Ka बराबर होता है बेटा C∝², K बराबर होता है C∝² अपन 1 माइनस एल्फा। एल्फा क्या है, यहाँ पे वियोजन की मात्रा है। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य का तो आयनन ही नहीं होता, न के बराबर आयनन होता है, तो 1 माइनस एल्फा का मान आप 1 मान लेना, ठीक है। यदि एल्फा का मान 1 से बहुत 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 कम हो तो 1 माइनस एल्फा 1 हो जाएगा। दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए ऐसा ही होता है। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको KSP वगैरह ये अगले लेक्चर में शायद अपन डिस्कस कर रहे थे, हाँ जी, ओके, ये हमने किया। फिर इसके बाद लेक्चर 3 के बाद लेक्चर नंबर 4, बेटा उसके वो आपको सारे ऑलरेडी वहां पे क्लास में करवाए रखे हैं, ओके। 170, हाँ जी। अब आता है अपना लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4, अब इसको फटाफट से देखते हैं। इसमें हमने क्या देखा, कोलराउश के नियम और इसके अनुप्रयोग, ठीक है। कोलराउश के नियम पर यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस कर ली हमने, क्वेश्चंस वगैरह थे वो कर लिए। कोलराउश का नियम क्या बताता है, क्वेश्चंस वगैरह है ही सही है, ओके। अनुप्रयोग, गणना वगैरह, वियोजन की मात्रा, K का मान, और फिर यहाँ पर S और ये KSP वगैरह वाला पार्ट हमने देखा। वियोजन की मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने देखा कि दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता बटे अनंत अनुता पर मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता, उनका अनुपात ये होता है, ओके। फिर क्वेश्चंस आ गए, K का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, सांद्रता बताओ, C∝² कर दो, K बराबर होता है C∝², K बराबर C∝²। एल्फा कैसे ज्ञात करोगे, दी गई सांद्रता बटे अनंत अनुता पर सांद्रता, सॉरी, दी गई मोलर चालकता बटे अनंत अनुता पर मोलर चालकता से, वहां से एल्फा आ जाएगा, एल्फा को यहां रखो, सांद्रता दे रखी होगी तुम्हें मोलरता के पदों में, एल्फा आ जाएगा, ठीक है। C∝² कर लोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, N ब्यूटेरिक का वियोजन स्थिरांक, K का मान दे रखा है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता दे रखी है, विशिष्ट चालकत्व बताओ, विशिष्ट चालकत्व बताओ। अब इस क्वेश्चन को हमें K का मान दे रखा है, हमें जो जो दे रखा था वो इधर लिख लिया।
अब K बराबर क्या होता है बेटा, C अल्फा स्क्वायर होता है। अब कप्पा के फॉर्मूले में यहां पर लेमड़ा m आएगा, अनंत अनुता पे नहीं। तो हमने यहां पर जरा देखो, सबसे पहले तो अल्फा का मान निकाला। अल्फा बराबर कितना आ गया हमारे पास, 0.04 आया। अब अल्फा का हम सूत्र जानते हैं कि भैया लेमड़ा m अपॉन लेमड़ा m एट इंफिनिटी, मोलर अनंत नॉर्मल सांद्रता पर बटे अनंत तनुता पर। तो अल्फा का मान ये निकाला, अल्फा का मान निकाल करके लेमड़ा m अपॉन लेमड़ा m एट इंफिनिटी क्यों कराइए, ताकि मैं लेमड़ा m का मान ज्ञात कर सकूं। लेमड़ा m का मान मेरे क्या करेगा, अरे लेमड़ा m बराबर होता है ना कप्पा गुणा 1000 बटे m, तो कप्पा गुणा 1000 बटे m, ठीक है। उसको सोल्व करके फिर यहां पर हमने कप्पा का मान निकाला। तो इस तरीके से आपको प्रोसेस देखना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है बेटा। केएसपी पे इतने सवाल ही नहीं आए हुए इस वाले टॉपिक में, जितने भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस करवाए वो सारे के सारे, और केएसपी वाले टॉपिक्स जब आप साम्यावस्था वाले पढ़ लोगे सिंपल ही लगते हैं, कोई इतना हार्ड नहीं होता बेटा गोरी। एस और केएसपी वाला पार्ट भी मैंने आपको बताया, ओके। हाँ जी, अब केएसपी जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, अब ये वाला क्वेश्चन था, है ना। तो इसमें अपने को केएसपी ज्ञात करना था, इस वाले क्वेश्चन में केएसपी ज्ञात करना था। चालकता दे रखी है, कप्पा दे रखा है, तुल्यांक की चालकता दे रखी है, इसका केएसपी कितना होगा। देखो कप्पा दे रखा है, ये दे रखा है, यहां से पहले मैं इसकी कंसंट्रेशन ज्ञात करूंगा, सांद्रता ज्ञात करूंगा। देखो यहां पर जो भी है लेमड़ा दे रखा है, कप्पा गुणा 1000 बटे n, और किस में दे रखा था, मीटर स्क्वायर में दे रखा था, 10 की घात -6 से गुणा किया ताकि वो मीटर में कन्वर्ट हो जाए, सेंटीमीटर क्यूब में था ये, ओके। उसको सिंप्लीफाई किया, नॉर्मलता का मान ज्ञात किया। पहले मैंने सांद्रता ज्ञात करी, लेकिन सांद्रता जो केएसपी में रखी जाती है वो मोलरता के पदों में, ये किस में आई, नॉर्मलता के पदों में। तो नॉर्मलता को मुझे मोलरता में कन्वर्ट करना पड़ेगा Ag3PO4 को देख करके कि 3 इसका n कारक है, तो यहां पर 3 से भाग लगा, n कारक कितना है 3, तो नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा n कारक, तो मोलरता निकाल ले यहां से। अब दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए जो सांद्रता होती है ना बेटा, वही उनकी विलेयता होती है, क्योंकि वो ज्यादा घुलते ही नहीं है, उनको संतृप्त सॉल्यूशन। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए जो मोलरता है वही उनकी विलेयता का काम करेगी। अब विद्युत अपघट्य कौन था हमारे पास, Ag3PO4। Ag3PO4 टूट के क्या देगा, 3 Ag प्लस आयन और फॉस्फेट आयन। विलेयता अगर S हो तो यहां पे 1 मोल से 3 Ag मिल रहे हैं और 1 फॉस्फेट मिल रहा है, तो यहां पर इसकी 3S हो जाएगी। 3 टाइम्स अगर इसकी विलेयता S मान लू तो उससे जो आयन मिल रहा है उसकी विलेयता कितनी हो जाएगी, 3x टाइम, तो 3s और यहां पे s, 3s और s, ओके। अब इसकी विलेयता ऊपर इसका रस समीकरण मिति गुणांक, इसकी विलेयता ऊपर इसका रस समीकरण मिति गुणांक, दोनों का गुणनफल होता है केएसपी। केएसपी क्या होगा बेटा, उत्पाद की विलेयता गुणा उसका ऊपर रस समीकरण मिति गुणांक, इसकी विलेयता ऊपर इसका रस समीकरण मिति गुणांक। 3 कहां से आया बेटा, कौन सा 3, ये 3 n कारक, n कारक Ag3PO4 का n कारक कितना होगा, कितने धनायन है इसमें, 3 Ag धनायन है, 3 Ag प्लस 1 प्लस 1, तो 3 पर +3, कुल धनावेश या कुल ऋणावेश n कारक कहलाता है ना। तो यहां पे n का मान कितना हुआ था, 3 हुआ था निकिता, उस हिसाब से यहां पर हमने इसको नीतिका, ठीक, वहां से ही आया, ओके। ये हमने इसमें किया था। हाँ 3 Ag प्लस थे ना भाई, ये जो कंपाउंड है बेटा ये क्या देगा, 3 Ag प्लस आयन देगा और 1 फॉस्फेट ऋणायन देगा, तो कुल धनावेश भी कितना है 3 और ऋणावेश भी कितना है 3, ओके। तो n कारक कितना हो गया, 3 हो गया, ये हमने यहां पर देखा, ओके। ये था इस वाली में, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब अगला 4 के बाद 5, हाँ जी,
अब लेक्चर नंबर 5। अब लेक्चर नंबर 5 में हमें क्या क्या चीजें देखनी है, आइए उन पे बात करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड विभव, संदर्भ इलेक्ट्रोड, सेल का प्रदर्शन, गैल्वेनिक सेल क्या क्या होता है, इन पर हमने देखा। तो अच्छा, उसके पहले अभिगमनांक और हिटार्फ संख्या, ये दो छोटी चीजें थी, इनको आप बेटा क्लास में देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अभिगमनांक, हिटार्फ संख्या ये क्या होता है, इनको हमने देखा, और आयनिक चालकता वो भी हमने देखी। तो ये रिवीजन, ये इस तरीके से केस्ट मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। आयनों की आयनिक चालकता और गतिशीलता में संबंध भी मैंने आपको बताया। किसकी आयनिक चालकता ज्यादा होगी, जिसमें आयनों की गतिशीलता जितनी ज्यादा होगी, आयन जितना गतिशील होंगे उसकी आयनिक चालकता उतनी ज्यादा होगी। तो हमें पता है कि वैद्युत अपघट्य की जो आयनिक चालकता होती है वो उनकी गतिशीलता के समानुपाती होती है। और हिटार्फ संख्या वहीं से आया था कि कोई भी जो धारा है उस धारा का वह अंश जो किसी एक आयन के कारण है वही हिटार्फ संख्या था। ओके बेटा, ये क्लास चलेगी जब तक कि ये सारे के सारे कंप्लीट ना हो जाए, अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो, हिटार्फ संख्या क्या है, किसी विद्युत अपघट्य विलयन में धारा के प्रवाह आयनों के कारण होता है तो कुल धारा का वह अंश जो किसी एक आयन के कारण हुआ है। जैसे कि मान लो किसी एक प्रोजेक्ट, जैसे कि घर में जब शादी वादी होती है ना शादी, ठीक है, तो शादी होती है तो सारे के सारे मिलजुल के काम करते हैं। बुआ, मासी, मौसी, नाना, नानी, सब जो भी है काम कर रहे हैं। किसने ये बनाया, किसने वो बनाया, किसने वो बनाया, इसमें बनाने का मेरा भी योगदान है। तो वही, तो हर एक का थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट होता है। किसने, कोई क्या कर रहा है, कोई लड़के हैं, अगर बहन की शादी तो लड़के तो बस इधर से उधर, बस उनको नहाने की फुर्सत ही नहीं, काम से फुर्सत नहीं मिल रही। बहन की शादी में कहां फुर्सत मिलती है। ओके, तो यहां पर वही बात, हर एक का अपना अपना एक योगदान है उसको सक्सेसफुल बनाने में। तो उसी तरीके से यहां पर हिटार्फ संख्या क्या है कि कुल धारा का वह अंश जो किसी एक कारण के, एक आयन के कारण हुआ था, वो यहां पर बेटा, मेरी तबीयत ठीक है बेटा आकांक्षा, ठीक, कुल धारा का वह अंश जो किसी आयन के कारण होता है उसका अभिगमनांक कहलाता है। तो अनुकूल बटा कुल, अनुकूल बटा कुल, जैसे कि किसी काम को 15 बंदे कर रहे हैं, 15 बंदे, उसमें से एक पवन भी है, तो पवन की संख्या बटे 15, टोटल बंदों की संख्या 1/15 आ जाएगा पवन का योगदान। सर मैं तो छुप जाती हूं, आय हाय, है ना। ओके यार, देखो ध्यान से वीरू बेटा, वो मॉड्यूल तुम्हारे महंगे पड़ जाएंगे। बात ये, ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको मॉड्यूल प्रोवाइड नहीं करवा सकते, उनकी कॉस्ट आपके और महंगी पड़ जाएगी, ठीक है, फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगी। बात ये, अब यहां पर आगे तो फिर हमने ये देखा सब कुछ। अब अरे नहीं आकांक्षा जी, ऐसा कुछ बात नहीं है। अब वैद्युत रासायनिक सेल, अब वापस से देखो ध्यान से, अब हमारे यहां आता है इसका दूसरा पड़ाव। पहला पड़ाव खत्म, अब इस चैप्टर में आता है दूसरा पड़ाव जो कि ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा अच्छी चीजें इसमें आती है काम की। वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। समझ लेना सब बच्चे, ध्यान समझ लेना। ओके, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, गैल्वेनिक सेल बोल दो, डेनियल सेल बोल दो, या वोल्टेज सेल बोल दो, एक ही बात होती है। और दूसरे वैद्युत अपघटनी सेल, ये दूसरे प्रकार के होते हैं। और एक बच्चा पूछ, सर लेक्लांशी सेल क्या होता है? शुष्क सेल, शुष्क सेल लेक्लांशी सेल है बेटा। अब राम करेंगे बेटा, करेंगे, अभी तो उम्र ही क्या है यार, ठीक है। डेनियल सेल वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करे, और ये हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं और फिर ये चालू होते हैं। इन्वर्टर जब तक आपको ऊर्जा दे रहा है, लाइट चली गई फिर भी कमरे की रोशनी है, तो उसमें इन्वर्टर का रोल है। इन्वर्टर के अंदर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उसको हम यूज कर रहे हैं।
फिर अगली बार इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया, तो फिर क्या कर रहा है, वो एनर्जी ले रहा है, खुद चार्ज हो रहा है, फिर उस टाइम पर वो विद्युत अपघटनी सेल की तरह बिहेव करने लग गया। हाँ जी, तो गैल्वेनिक सेल वगैरह वगैरह सारी चीजें, इसमें दो अलग अलग अर्ध सेल होते हैं। गैल्वेनिक सेल में एक अर्ध सेल ये, एक अर्ध सेल ये। इसमें धातु का इलेक्ट्रोड और धातु से रिलेटेड कोई जलीय विलयन, इसमें धातु का इलेक्ट्रोड उसी से रिलेटेड जलीय विलयन, दोनों का संबंध हम परिपथ से करवा देते हैं। और इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए उल्टे यू आकार की नलिका, जिसको क्या बोलते हैं, लवण सेतु, जिसमें हम क्या भरेंगे, कोई पेस्ट भरेंगे। अब ये एनोड है, ये कैथोड है। स्पेशली डेनियल सेल के अंदर जो यहां पर एनोड होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इस पर ऑक्सीकरण होता है, उस पर अपचयन होता है। तो जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ करके आयनों के रूप में जल में आ जाता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, तो इस वाली छड़ पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो ये ऋणावेशित हो जाती है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन उधर भागते हैं। तो जिंक से कॉपर की छड़ की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, तो धारा इस दिशा में बहेगी। यहां पर इतनी बातें हमने देख ली, ठीक है। फिर ये कॉपर की छड़ है, यहां इधर अपचयन होगा, बाकी सारी चीजें यहां पर क्लियर है। अब इस प्रोसेस की विद्युत उदासीनता बनी रहे, इसलिए हम यहां पर क्या लगाते हैं, इसमें सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। ये बैलेंस बनाए रखता है सांद्रताओं का। अगर इधर विलयन में जिंक आयन ज्यादा हो जाएंगे तो बेटा धनायनों की सांद्रता ज्यादा हो जाएगी, ऋणायन कम हो जाएंगे। तो इस अगार अगार पेस्ट से एक ऋणायन निकल के इधर आ जाएगा, ताकि धनायन और ऋणायन आवेश का बैलेंस बना रहे इनके बीच में। और यहां पर भी इसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए इधर से धनायन निकल के बाहर चला गया, अब सॉल्यूशन में धनायन कम हो गया, तो फिर इसमें से धनायन निकल के इधर आ जाता है। तो ये ध्यान रखें। और एक और बात, बाह्य परिपथ में धारा इधर से इधर बहती है, अंदर इधर से इधर बहती, तभी तो परिपथ पूर्ण होगा। ये ध्यान रखना, अंडरस्टूड है। वैसे इसमें डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन बोला ऐसे जाता है कि जिंक से इस वाले सोल्यूशन से इस वाले सोल्यूशन की ओर धारा बहेगी। लवण से तो बीच में लग रहा है बस, ठीक है, ओके। तो ये ध्यान रखना, बाहर कैथोड से एनोड की ओर, अंदर एनोड से कैथोड की ओर धारा का प्रवाह होता है। ऑक्सीकरण, उधर अपचयन, ये बात हो गई। लवण सेतु उसके कार्य, सारी बातें हमने यहां पे देख ली। कार्य इसके फंक्शन देख लिए सब कुछ। गैल्वेनिक सेल पर कौन सी अभिक्रिया होती है, इधर अर्ध ऑक्सीकरण होता है, इधर अर्ध अपचयन होता है। इधर अर्ध ऑक्सीकरण होता है, इधर अर्ध अपचयन होता है। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ दो, संपूर्ण सेल अभिक्रिया बन जाती है। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ दो, संपूर्ण सेल अभिक्रिया बढ़ जाती है। ये कंप्लीट। अब यहां पर सेल का प्रदर्शन कैसे किया जाता है, इधर लिखा जाता है, देखो जैसा दिख रहा है वैसा। ये बायां, वो दायां, ये लेफ्ट साइड वाला, ये राइट साइड वाला, बीच में दो डंडे, इधर बायां उधर दायां, बीच में दो खड़े लाइन। तो सेल प्रदर्शन में एनोड को बाईं ओर, कैथोड को इधर एनोड, बीच में दो डंडे, इधर कैथोड, इधर एनोड, बीच में दो डंडे, इधर कैथोड। हाँ जी, धातु और धातु आयन के बीच में एक खड़ी रेखा लगाएंगे। अब लवण सेतु आ गया, इधर वाला पार्ट आ गया, इधर वाला पार्ट आ गया। इधर जो भी चेंज हो रहा है, जो जिसमें जा रहा है उसको लिखेंगे, इधर जो जिसमें जा रहा है उसको लिखेंगे। दोनों के बीच में सिंगल खड़ी लाइन। हाँ जी बेटा, ठीक है यार। और धनायन धातु कोष्टक में उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं, मतलब उनकी दाब अवस्थाएं, सांद्रता वगैरह लिख देंगे। सेल प्रदर्शन, जैसे कि अगर हमने जो डेनियल सेल देखा था, उसमें जिंक से जिंक +2 आयन बन रहा था और कॉपर +2 आयन कॉपर में जा रहा था, और इलेक्ट्रोड भी उन्हीं के थे। तो यहां पे जिंक का इलेक्ट्रोड था ठोस, फिर ये गया एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस, और साथ में इसकी सांद्रता लिख दी, बीच में दो खड़ी लाइन, ऐसे। फिर बाकी यहां पर अलग अलग उदाहरण हमने देखे, समझदार हो बाप। हाँ जी, अलग अलग सेल। अब अगर किसी का सेल ही ना हो तो फिर आप एक अक्रिय इलेक्ट्रोड लगा दो। अगर किसी का इलेक्ट्रोड ही न लिया जा सके, ये भी एक्वस में, ये भी एक्वस में, तो आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, अक्रिय इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर सकते हो, प्लेटिनम या ग्रेफाइट, ऐसे इनको देख सकते हो। एक तरफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा दो, उधर जो इलेक्ट्रोड है वो है इसे। खत्म, पैसा हजम।
ये डन, ये डन, 5 हो गया, छठा भी हो गया ना, अच्छा छठा नहीं हुआ, 770 970 नहीं हुआ। हाँ जी डन। अब यहां पर क्वेश्चन, डेनियल सेल में धारा की दिशा, बेटा ये सारे खत्म करेंगे, पम्मी बेटा सारे खत्म करेंगे, सारे खत्म करेंगे। सर जी अपन दोनों साथ में ही कर लेंगे। वाह 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 वाह, डेनियल सेल में बहुत गंदे विचार। धारा का प्रवाह बाहर कैथोड, अंदर यहां पर किस तरह से होता है बेटा? ऑनलाइन मॉड्यूल अरे आपको भेज तो रखे हैं बेटा, आपके कोर्स में डलवा तो रखे हैं। धारा का प्रवाह, सेल प्रदर्शन, ये वाला पार्ट मैंने आपको। इलेक्ट्रोड क्या होता है? अब इलेक्ट्रोड केवल धारा के प्रवाह में मदद करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के चालन में मदद करते हैं, ठीक है ओके। बस थोड़ी सी बात और बेटा, इलेक्ट्रोड, सक्रिय इलेक्ट्रोड क्या होता है? जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, अक्रिय जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऐसे आपको सेल का प्रदर्शन करवा के बताया है। यहाँ पे क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन, इनके लिए ये ध्यान रखना कुछ स्पेशल, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड वाला सेल था ये, ओके। फिर यहाँ पर ये करवाया, ये AgCl वाले आप इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, ठीक है ओके। विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर, वही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इधर से इधर धारा प्रवाह होती है, मतलब इधर उच्च विभव है, उधर निम्न विभव है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। तो ज्यादा वाले में से, मतलब कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड का इलेक्ट्रोड विभव घटा देंगे, और दोनों का जनरली लिया जाता है अपचयन विभव। हाँ या ना? टेस्ट बहुत आउट ऑफ टेस्ट होता है, नहीं होता है भाई, नहीं होता है, सिलेबस से होता है यश बाबू, ओके। समय के साथ साथ जिंक का भार बढ़ता जाता है, घटता जाता है, कॉपर का बढ़ता जाता है, ठीक है। दाया माइनस बाया, ई कैथोड माइनस ई एनोड, दोनों पर अपचयन विभव लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव, ऑक्सीकरण हो तो ऑक्सीकरण विभव, अपचयन है तो अपचयन विभव, ओके। हाँ जी, ऑक्सीकरण विभव अधिक होगा, मान लो किसी के ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा है, अर्थात वो ऑक्सीकरण होना चाहता है। किसी के अपचयन विभव का मान ज्यादा आया तो वो अपचयन होना चाहता है, ठीक है। अगर किसी का ऑक्सीकरण हो रहा है, खुद का ऑक्सीकरण करना चाहता है, तो दूसरे का वो अपचयन करेगा, तो वो अपचायक की तरह वियोग करेगा। जो खुद अपचयित हो रहा है, मैं तो अपचयित होऊंगा, बढ़िया तरीके से अपचयित हो रहा है, दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा, प्रबल ऑक्सीकारक होगा। तो फिर इन बातों का ध्यान रखना। फिर यहां पर देखो, जिंक +2 से 0 में गया, अपचयन हुआ, 0 से +2 में गया, ऑक्सीकरण। इन बातों का ध्यान रखना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक परिस्थितियों पर, नोट लगा दो सब पर, ठीक है। मानक सांद्रता, दाब, ताप मानक परिस्थितियों वाली हो तो। ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों सेम ही होते हैं विशेष धातु के लिए। एक धातु के लिए ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव सेम ही होता है, बस चिन्हों का फर्क होता है, बस चिन्हों का फर्क होता है, ठीक है बेटा। अमृता सागर बेटा, इसके क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं आपको, बढ़िया से बढ़िया, ठीक है ओके। ई कैथोड माइनस ई एनोड, मानक परिस्थितियों में सेम ले सकते हो। मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन विभव माना जाता है, ठीक है ओके। ये देख लिया, ये खत्म हो गया, सिंपल ही था बेटा। सातवें नंबर पर जल्दी जल्दी कर लेंगे बेटा, जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। इसको खत्म कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी ओके 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 ओके। इनमें से ये हमने देख लिया था, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, ओके। सर एसपी सर चैप्टर है, अरे यार तुम हर एक के बारे में परेशान होते हो, ठीक है ओके। इतना हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कंफ्यूजन हो रहा है बहुत ज्यादा, खुशी क्यों हो रहा है बेटा? जो मैंने पढ़ाया उसको याद कर लो अच्छे से। ये यहाँ पे अपन ने सेल वगैरह के निकाले, जैसे कि जिंक +2, सिंपल बात है। अगर इतना ये धनात्मक है, अगर ये ऑक्सीकरण है, तो अपचयन विभव उतना ही हो जाएगा, बस ऋणात्मक हो जाएगा। इलेक्ट्रोड विभव किस पे डिपेंड करता है? सांद्रता, विलयन में सांद्रता कितनी ले रखी है, ठीक है।
धातु की प्रकृति कौन सी धातु है, और दाब और टेम्परेचर क्या ले रखा है, उस पर भी डिपेंड करता है। यहां पर ये कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ जी, देखो, यदि किसी सेल अभिक्रिया के लिए सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है तो ही सेल काम करता है, शून्य होता है या ऋणात्मक होता है तो सेल काम नहीं करता है। सेल का विद्युत वाहक बल एक अवस्था फलन होता है, ध्यान रखें, अवस्था फलन केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर डिपेंड करता है, तभी हम कैथोड माइनस एनोड करते हैं, बीच में नहीं देखते। ओके, संदर्भ इलेक्ट्रोड जिसका पहले से हमें ज्ञात हो, उसकी हेल्प से हम दूसरे का ज्ञात करते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या कुछ दूसरे और इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड, है ना। तो संदर्भ प्राथमिक इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और द्वितीयक में केलोमल इलेक्ट्रोड और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। हाँ जी, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव हम मान के चलते हैं कि शून्य है। ये कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। यहां पे क्या होता है, सिस्टम विस्टम सब बता रखा है। ऑक्सीकरण होगा तो H2 से H+ में जाएगा, अपचयन होगा तो H+ से H2 में जाएगा, दोनों केस में 0 रहेगा। मानक SHE के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है, चाहे SRP हो चाहे SOP हो, 0 होता है, 0 है, ठीक है। ओके, प्रदर्शन खुद तो इलेक्ट्रोड होता नहीं, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगाते हैं, H2 गैस H+ में गया, इधर हुआ ऑक्सीकरण, फिर बीच में फिर यहां, और ये हुआ सिंगल इलेक्ट्रोड है ना, या फिर प्लेटिनम H2 से H+ में जाए, ये हो गया। अच्छा, मतलब प्रदर्शन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। कल बायोलॉजी की क्लास, बेटा देखो ध्यान से, मैं आपको बता देता हूं, कल भी मेरी ही क्लास है, कल अपन क्वेश्चंस करेंगे 26 और 27, कल भी मेरी ही क्लास है बेटा, कल अपन इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, कल भी मेरी क्लास है, 26 और 27 को मेरी क्लास है। ओके, 26 और 27 को मेरी क्लास है। द्वितीयक सेल केलोमल इलेक्ट्रोड, केलोमल इलेक्ट्रोड में क्या होता है, Hg और मर्क्यूरस क्लोराइड का सोल्यूशन होता है, Hg और मर्क्यूरस क्लोराइड। तो यहां पे ये Hg प्लस में जाता है, और फिर यहां से ये एनोड के रूप में, कैथोड के रूप में, दोनों तरीके से वर्क कर सकता है। ऑक्सीकरण हो तो Hg+2 में चला जाएगा, ये अपचयन हो जाएगा, मर्क्यूरस आयन बनाएगा, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड में Ag से Ag+ बन जाएगा, और यहां पर Ag+ से Ag बन जाएगा। एक बार ऑक्सीकरण होगा, एक बार अपचयन होगा, दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है, ठीक है। यदि किसी धातु के SRP का मान ऋणात्मक होता है, अगर किसी का अपचयन विभव ऋणात्मक है, मतलब वो अपचयन नहीं होना चाहती है, तो वो ऑक्सीकृत होगी। और अगर किसी धातु के लिए SRP का मान धनात्मक है तो वो चाहेगी तो अपचयित होगी, ये बात मैंने आपको पढ़ाई। सक्रियता श्रेणी, अब वैद्युत रासायनिक श्रेणी, अब सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से, वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अलग अलग तत्वों को हमने उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में जमाया, तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको कहा जाता है मानक वैद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसका क्रम इस तरीके से, लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे सुनो प्रभात, हे कौन आइए आगे होंगे ब्राह्मण पंडित, और कलावती सोना लाइफ फ्री में। बेटा इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बेटा इस टेबल में किसी को कोई दिक्कत है? एक बालिका पूछ रही थी, सर मेरे को दिक्कत है होती इसमें, बता दो। बेटा किसी को इस टेबल में दिक्कत है याद करने में? बेटा किसी को इस टेबल में दिक्कत है, एक बार पूछ लाऊं मैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, यह इंपॉर्टेंट चीज है ना। ध्यान रखना, हाइड्रोजन का 0 होता है, हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0, बाद वालों का धनात्मक और उससे पहले वालों का ऋणात्मक। सर ये याद कैसे करें भाई? लिख के याद करना, ट्रिक बता दी। अब तो क्या करेंगे, लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जान कर फेंके सीढ़ी कोई नीचे सुनो प्रभात, हे कौन आइए आगे होंगे ब्राह्मण पंडित, और कलावती सोना लाइव फ्री में। ठीक है, हाँ जी।
तो देखो ध्यान से, लिथियम से लेके प्लम्बम तक जो धातुएं आ रही है उन सब का मानक अपचयन विभव ऋणात्मक है। तो ये अपचयित नहीं होंगे, ये ऑक्सीकृत होनी चाहिए। धातुएं तो इलेक्ट्रॉन त्यागती है गुरुजी। इनके मान याद नहीं रखने, इनके मान याद नहीं रखने, बस किनका ऋणात्मक होता है, किनका धनात्मक होता है, किनका शून्य होता है, दैट्स इट। कौन ऊपर आता है, कौन नीचे आता है, बस ये ध्यान रखना है आकांक्षा। ओके, इनके मान याद नहीं रखने हैं बालिकाओं। एसआरपी का अपचयन किधर से किधर होता है? एसआरपी इलेक्ट्रोड थोड़ी ना है। ओके, ये हो गया, ये हमने देखा यहां पर। अब इसके बाद अगला, अब इसके बाद अगला 8वें पे आ जाओ, 8वें पे आ जाओ। हाँ जी, 8वें पे आ जाओ। विद्युत रासायनिक श्रेणी, ननसेट समीकरण। यहां से क्वेश्चंस आते हैं बेटा। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपके चुटकियों में हो जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी याद है तो, है ना, आसानी से हो जाएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है हमने देखा, ये होती है भाई साहब, ये होती है, इनका अपचयन विभव ऋणात्मक है, सबसे ऋणात्मक इसका। ये अपचयन नहीं होना चाहता, ये ऑक्सीकृत होना चाहेगा। लिथियम ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा रखेगा, तो खुद का ऑक्सीकरण करेगा, दूसरे का अपचयन करेगा, इसलिए प्रबल अपचायक। अब इधर आए, इधर अधातुएं। फ्लोरीन देखो, F2, फ्लोरीन तुरंत F- बना लेता है। खुद के अपचयन, इसका अपचयन सबसे फास्ट हो रहा है। फ्लोरीन देखो, धातुओं में देखें तो सबसे क्रियाशील ये है। क्यों? क्योंकि इसका अपचयन विभव सबसे कम है, लेकिन ऑक्सीकरण विभव सबसे ज्यादा आएगा। और धातुएं क्या होती है? इलेक्ट्रॉन त्यागती है। इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण, मतलब सबसे फास्ट ऑक्सीकरण उसका होगा। तो धातुओं में क्रियाशील वो है। ये एसआरपी बता रहा है, किसमें? जलीय विलयन में, ऐसे खुले में नहीं, जलीय विलयन में। वरना बोलो सर सीजियम ज्यादा क्रियाशील होता है, आपने तो ये पढ़ाया था। जलीय विलयन की बात चल रही बेटे, ठीक। हाँ जी, ओके, इलेक्ट्रोड बनाए जा सके उनकी बात चल रही है। हाँ, अब यहां पर F2, फ्लोरीन सर्वाधिक जल्दी अपचयित होगी। F2 F- बना रहा है, तो इसका अपचयन सबसे फास्ट है, सबसे ज्यादा मान दे रहा है 2.87। इसके अपचयन विभव का मान सबसे ज्यादा, तो ये अपचयित होगी, दूसरे का ऑक्सीकरण करेगी, तो ये प्रबल ऑक्सीकारक है। ये इंपोर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट है। सर ये तो पता है, जो जाए हो जाएगा, ट्रिक से कौन ऊपर है कौन नीचे। वेरी गुड बेटा। बस विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषता, इसमें धातुओं की क्रियाशीलता बता सकते हो। धातुओं का एसआरपी अगर कम तो उनकी क्रियाशीलता ज्यादा। देखो धातुओं में सबसे कम एसआरपी इसका, इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा। अधातुओं में जिसका एसआरपी ज्यादा उनकी क्रियाशीलता ज्यादा। नीचे नीचे वाली धातु ज्यादा क्रियाशील, F2 सबसे ज्यादा क्रियाशील, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2 सबसे लास्ट। ठीक है, तो F2 कोई भी हेलाइड होगा उसको हटा देगी, हट मैं बैठूंगा, मैं अपना हेलाइड बनाऊंगा। फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2 सबसे कमजोर। सर ये टेबल बनाना है, अरे ये बनवा रखी है ना भाई, बनानी है तभी तो लिखवाई थी। ये टेबल नहीं बनानी, ये वाली नहीं बनानी। ओके, ऑक्सीकारक और अपचायक सामर्थ्य, वो भी मैंने बताया। ऑक्सीकारक सामर्थ्य एसआरपी के समान, जिसका अपचयन ज्यादा होगा, जो जल्दी जल्दी अपचयन करेगा। देखो इसका अपचयन विभव सबसे ज्यादा, प्रबल ऑक्सीकारक। जिसका एसआरपी ज्यादा, उसके ऑक्सीकरण करने की, दूसरे की, किसी और को वो जल्दी ऑक्सीकृत करेगा, क्योंकि चाहेगा खुद। क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा? रायशा पूरे तो क्वेश्चन करवा दी, और क्या क्वेश्चन करवाऊं, कैसे क्वेश्चन आएंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया देख सकते हैं, यहां पे इसके बारे में देख सकते हैं, फिर कितने फेराडे आएंगे। अब यहां से फिर आपके गिब्स मुक्त उठ जाएंगे। डेल्टा जी, डेल्टा जी बराबर आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, -NFE सेल। डेल्टा जी बराबर -N। N क्या होता है? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, ग्रहण किए जा रहे हैं, उनकी संख्या। F4 फेराडे, एक फेराडे बराबर होता है 96,500 गुलाम। और ई सेल, सेल का विद्युत वाहक बल, इसको मानक परिस्थितियों में भी लिखा जा सकता है
डेल्टा जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नोट सेल। ई नोट सेल कैसे निकालोगे? दायां माइनस बायां करके, ठीक है। कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव करके यहां रखना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, गुलफाम आई डोंट नो बेटा, ओके। हाँ जी, तो यहां पर अब और देखो ध्यान से, और अगली बात, इस अभिक्रिया को डेल्टा जी नोट इतना है, 2 से गुणा कर दोगे तब भी फर्क, ये तो ये डेल्टा जी नोट दुगना कर दिया, इस अभिक्रिया का जी नोट इतना है, इस अभिक्रिया का जी नोट इतना हो जाएगा क्या? क्योंकि देखो ध्यान से, डेल्टा जी नोट गिब्स मुक्त ऊर्जा, यह क्या होता है? मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। यह मात्रात्मक फलन होता है, मात्रा पे निर्भर फलन होता है। जबकि ई सेल मात्रा स्वतंत्र होता है, उसके मान में कोई फर्क नहीं आता। नीट 2023 में क्वेश्चन आया था, याद करो, नीट 2023 में क्वेश्चन आया था लेटेस्ट में कि डेल्टा जी का मान क्या एन के ऊपर डिपेंड करता है? यस। अगर यहां पर मैंने 2 से गुणा कर दिया तो एन का मान बढ़ गया, 4 हो गया। एन का मान बढ़कर के कितना हो गया? 4 हो गया, और फिर यहां पर ये हो गया, ठीक है, ओके। मात्रात्मक गुणधर्म, ये वाला क्वेश्चंस, आपके ये वाले क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए हुए सारे के सारे, ओके। ये ध्यान रखना बेटा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लो। ये 9 मैं 10 तक करवा देता हूं, 10 तक करवा देता हूं, ठीक है। 10 तक मैं आपको करवा देता हूं, 10 तक करवा देता हूं, ठीक है। नवा आ गया, इसके बाद लास्ट, इसके बाद वाला लास्ट है, ठीक। अब इसमें हमने क्या देखा? ननसर्ट समीकरण और इसके अनुप्रयोग। बेटा इसके बाद 10 तक कर लेते हैं अपन, ओके। ननसर्ट समीकरण, ये डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, ओके। देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन आया था तुम्हारे नीट 2023 में, नीट 2023 में क्वेश्चन आया था बेटा ये, सर नीट 2023 में क्वेश्चन आया था कि अभिकथन डेल्टा जी बराबर दे रखा था माइनस एन एफ, क्या डेल्टा जी का मान एन पे डिपेंड करता है? यस। ई सेल का नहीं करता, क्योंकि मात्रा पे डिपेंड नहीं करता, जबकि डेल्टा जी मात्रा आश्रित गुणधर्म है। यस, पूरा ओके प्रियांशु, कुछ बच्चे बढ़िया अच्छे से पढ़ रहे हैं, तसल्ली। ये क्वेश्चन करवाया क्लास में, ठीक है। ननसर्ट समीकरण क्या होती है? ननसर्ट समीकरण क्या होती है? ये वैद्युत अपघट्य की सांद्रता, हम कितनी मात्रा लिए और जो इलेक्ट्रोड विभव है उनमें क्या रिलेशन है वो बताती है। यह समीकरण इलेक्ट्रोड विभव, सेल और सांद्रता, इनके बीच में संबंध बताती है। और यह समीकरण देखो, ये वाला संबंध जानना है आपको कि वोल्टर ननसर्ट ने डेल्टा जी और यहां पर अभिक्रिया लब्धि, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन बताया, डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू क्या होता है? अभिक्रिया लब्धि। ये क्या होती है? उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी चीजें, ये डेल्टा जी का मान यहां रख दो, माइनस एन एफ ई सेल, और नोट वाले का मान यहां रख दो, ई नोट लग जाएगा, फिर काट कुटा के यहां पे ये समीकरण आ गई। ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस एलन में कन्वर्ट कर लो, एलन हटा के उसको लोग में कन्वर्ट कर लो, ये एलन में, लोग में कन्वर्ट करोगे 2.303 आ जाएगा, 2.303 आर टी अपॉन एन एफ बटे में आ जाएगा। तो ये आ गया ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 2 पॉइंट, यहां पे पॉइंट लगा लेना भैया, 2.2303 हो जाएगा, वरना 2.303 अपॉन एन एफ लोग क्यू। क्यू क्या था? उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, सबके मान यहां पे, ये पॉइंट कैसे गायब हो गया है इसमें? 8.314 है ये, ठीक है। क्यू कैसे ज्ञात करते हैं? उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, तो उत्पाद बटे क्रियाकारक। अब यहां ध्यान रखें, उत्पाद की सांद्रता लिखो या क्रियाकारक की सांद्रता लिखो, उसमें सांद्रता पदों की जो घातें हैं वो भी लगानी है, सी डी। ये घातें कहां से आती है? इनके रस समीकरण में गुणांक से आती है, ठीक है, ओके।
तो ई सेल बराबर ए नोट सेल। यार ये फिर पॉइंट गायब हो गया, ऐसा तो है नहीं कि मैंने हर जगह पॉइंट नहीं लगाए होंगे बेटा, पॉइंट लगाए मैंने। ई सेल बराबर ए नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग क्यू, क्यू उत्पाद बटे सांद्रता। तो फिर यहां पे क्वेश्चंस करें अलग अलग, ये क्वेश्चंस करें। अरे नहीं बेटा मैं लगाता हूं यार, पॉइंट लगाता हूं, ठीक है। अच्छा शानिब क्या बोल रहा है भाई? हाँ जी, अब यहां पर कोई बात नहीं शानिब, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस 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 ननसठ समीकरण के अनुप्रयोग, इलेक्ट्रोड विभव, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जा सकता है, चाहे अपचयन विभव ज्ञात करना हो, चाहे ऑक्सीकरण विभव ज्ञात करना हो, मानक अवस्था में पता है ज्ञात कर सकते हो। ई सेल ज्ञात करना है, किसी भी एनोड वाले का ज्ञात करना है, कोई भी एक इलेक्ट्रोड है उसका ज्ञात कर सकते हैं अपन। कोई एक आयन था ऐसे गया तो यहां पर अपचयन हुआ, तो अपचयन विभव इसका ज्ञात किया जा सकता है। हाँ जी, हाइड्रोजन का सेल विभव और पीएच में क्या संबंध है? देखो पीएच क्या होता है? H प्लस आयनों की सांद्रता, H प्लस आयनों की सांद्रता। गैस अवस्था में होता है उनके लिए दाब लेते हैं, जो विलयन में होता है उनके लिए सांद्रता लेते हैं। देखो H प्लस आयन का अपचयन ऐसे होता है ना, H प्लस आयन कन्वर्ट हुआ H2 में, 2 इलेक्ट्रॉन लिया H2 में गया, N का मान हो गया 2। तो यहां पर ई सेल बराबर क्या हो गया? ई नोट सेल माइनस, अरे देखो यार यहां पे पॉइंट 0 पॉइंट, ये पॉइंट कैसे नहीं लगा रखा मैंने यार? इन सब में बेटा पॉइंट है, इन सब में पॉइंट है, स्लाइड में पॉइंट नहीं आता है, मैं खुद पॉइंट लगाता हूं। अब इतनी तो मिस्टेक कर ही नहीं सकता मैं, ठीक है, कि यहां पे पॉइंट ही नहीं लगाया हो मैंने। देखो इतना गैप छोड़ रखा है उनके बीच में, इन 2 डिजिट के बीच में गैप है, इसका मतलब वहां पॉइंट था। इन 2 डिजिट के बीच में गैप है, इसका मतलब वहां पॉइंट था, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये H प्लस आयन की सांद्रता लोग H प्लस आयन का ऋणात्मक लघु गुणक पीएच कहलाता है। तो हमने यहां पर पीएच बराबर जानते हैं माइनस लोग ऑफ H प्लस आयन। तो ये सूत्र ध्यान रखना, लगाया था आपने पॉइंट, यस। ई सेल बराबर, क्योंकि ई नोट तो 0 होता है हाइड्रोजन के लिए, तो ई सेल बराबर जो भी आएगा माइनस में आएगा, माइनस 0 पॉइंट, फिर पॉइंट हट गया, देखो यहां पे बीच में गैप है, माइनस 0.0591 इंटू पीएच। ओके, इक्विलिब्रियम आ जाए तो साम्य पर तो सेल काम ही नहीं करता, तो ई सेल 0, तो ई नोट बराबर 2.303 RT अपॉन NF लोग के इक्विलिब्रियम आ जाएगा। हाँ जी, ये ई सेल 0 हो गया, तो यहां पर ई नोट सेल बराबर 2.303 RT अपॉन NF लोग के इक्विलिब्रियम, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, या फिर 25 डिग्री सेल्सियस पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते। देखो फिर पॉइंट गायब कर दिया सालों ने, ठीक, ओके। और डेल्टा जी, और इसमें क्या संबंध होता है? ई सेल NF को इधर भेज दो, भेज दिया, तो ये माइनस डेल्टा जी के बराबर आ गया। साम्य स्थिरांक और इसके बीच में संबंध होता है, ठीक है, ओके, ये संबंध हो गया, बहुत ही नेक संबंध है इनमें, ओके, ये हो गया। अब लेक्चर नंबर 10, लेक्चर नंबर 10, लेक्चर नंबर 10, लेक्चर नंबर 10। अरे वीरू 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 सहस्त्र बुद्धे, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 10, ननसठ समीकरण, विद्युत अपघटन, कुछ विशिष्ट सेल। ये ननसठ समीकरण के फॉर्मूले थे, फिर यहां पे क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। अब कोई ये नहीं बोल सकता कि क्वेश्चन नहीं करवाएं, क्वेश्चन करवाएं। लास्ट है बेटा ये सांद्रता सेल। अब सांद्रता सेल दोनों इलेक्ट्रोड एक जैसे हो, विलेन भी एक जैसे हो, दोनों अर्ध सेलों में, बस उनकी सांद्रता अलग अलग हो।
इधर की सांद्रता अलग है, इधर की सांद्रता अलग है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड, ऐसे सेल कहलाते हैं सांद्रता सेल, ऐसे सेल कहलाते हैं सांद्रता सेल। दोनों अर्ध सेलों में अलग अलग सांद्रता वाला विलयन भरा हुआ हो, समान विद्युत अपघट्य का और समान जिसमें इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, वह डेनियल सेल जिसमें एनोड और कैथोड दोनों समान पदार्थ के बने हो, दोनों अर्ध सेलों में विद्युत अपघट्यों की सांद्रताएं अलग अलग हो। देखो इधर भी जिंक की छड़, इधर भी जिंक की छड़, बस यहां पे कंसंट्रेशन, अगर इसकी सांद्रता C1 है, इसकी सांद्रता C2 है, बस इतना सा फर्क है। ओके, तो ये एनोड पर, ये कैथोड पर, दोनों को जोड़ दिया, ये कुल सेल अभिक्रिया आ गई। अब जरा देखो ध्यान से, इसका ई सेल कितना आएगा? 0 आएगा। ई सेल कैसे निकालोगे सर? कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का। अब कैथोड पर यह अभिक्रिया हुई, एनोड पे यह अभिक्रिया हुई, हो तो रहा है जिंक का ही ना भाई। एक धातु के लिए मैंने आपको बताया था, किसी विशेष धातु के लिए एसआरपी और एसओपी के मान समान होते हैं, बस चिन्ह अलग अलग होते हैं। तो जब मैं ई नोट सेल निकालूंगा तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करूंगा, जो मान वो आया वही यहां पे आया, कट कट 0। तो ई नोट सेल तो 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, कहा गया ये 0 हो जाएगा, बस जो भी है जो यहां से अपन देख लेंगे। ठीक है, यदि C1 C2 बड़ा होगा, अगर सांद्रता इधर ज्यादा है उधर कम है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो सेल काम करेगा, नेगेटिव आ रहा है तो काम नहीं करेगा, इतनी सी बात है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इधर वाला भी कॉपर गया कॉपर +2 में, इधर भी कॉपर +2 कॉपर में गया, तो जैसा इधर लिखा हुआ है उसी का उल्टा इधर लिखा हुआ है, मतलब दोनों तरफ विद्युत अपघट्य सेम ही ले रखे हैं, बस सांद्रताओं का फर्क है। सांद्रता सेल का उदाहरण है ये, H2 H में गया, H H2 में गया, सांद्रता सेल का उदाहरण है। उत्क्रमणीय सेल उल्टा ऊर्जा चूसने वाले हैं। सूर्य हमें ऊर्जा देता है, लेकिन दोपहर में खेलने लग जाओ तो ऊर्जा ले भी लेता है। कि सुबह सुबह सूर्य के सामने बैठना चाहिए, उससे विटामिन डी मिलता है। ऐसे बोलते हैं ना कि पेड़ पौधों को धूप देनी चाहिए, अंदर मत रखो, ऊर्जा मिलती है उनसे, उनसे एनर्जी आती है, उनको एकदम बढ़िया से तरोताजा। वही उनको दोपहर के 12 बजे 2 बजे 3 बजे रख दो, एकदम मुरझा जाएंगे, फिर वो ऊर्जा चूस लेता है ना? क्लियर? तो वही काम यहाँ पर है। तो उत्क्रमणीय सेल ऊर्जा देंगे फिर ले भी लेंगे। तो यहां पर हमने डेनियल सेल हमारा डिस्चार्ज हो गया, बाहर से ऊर्जा दो। तो यहां पर ऐसे सेल जिनमें विपरीत दिशा में बाह्य विद्युत धारा विद्युत वाहक बल आरोपित करने पर रासायनिक अभिक्रियाएं व्युत्क्रमित हो जाती है, उत्क्रमणीय सेल कहलाते हैं। ओके, तो यहां पर आप आराम से देख सकते हैं ई बाह्य, जब तक अगर हमने बाहर से ऊर्जा कम दे, जैसे सुबह सुबह सूरज की धूप इतनी चुभती नहीं है, जब धूप बहुत कम होती है तो हम सूरज से ऊर्जा ले रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर एक टाइम के बाद वो ऊर्जा लेने लग जाता है। ठीक है, तो यहां पे जरा देखो, अगर आरोपित बाह्य विभव अंदर वाले विभव से कम है तो बाहर वाले का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आराम से अभिक्रिया जैसी चल रही थी वैसी चलेगी। और यहां पर जब बाहर वाला और अंदर वाला विभव सेम हो जाता है, सेल में देखना बस आप, ठीक है, तो विभवांतर 0 हो गया, विभवांतर 0 हो गया तो सेल विभव कितना आ जाएगा? 0, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। और अब अगर बाहर ज्यादा हो गया, अंदर वाला कम, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा प्रवाहित होगी। भाई आरोपित पोटेंशियल ज्यादा हो गया, जो सेल में चल रहा था वो कम, तो अब उधर से एनर्जी इधर आएगी, उधर से एनर्जी इधर आएगी। ठीक है, तो सब बदल जाएगा मामला। तो ये था वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन अलग प्रोसेस है। वैद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है? विद्युत ऊर्जा की मदद से हम केमिकल पदार्थ को तोड़ेंगे। इस प्रोसेस के लिए हमें एक सेल लेना पड़ेगा, उस सेल को कहा जाता है वैद्युत अपघटनी सेल। दोबारा सुनो, विद्युत अपघट्य को हमें तोड़ना है तो ऊर्जा देनी पड़ेगी ताकि हमारा केमिकल रिएक्शन हो सके, और ये जिस कंटेनर में होता है उसको कहा जाता है वैद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित करके होने वाले रासायनिक प्रवर्तन की प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। यह प्रक्रिया विद्युत अपघटनी सेल में की जाती है, जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। डन डना डन डन। ये अब नॉर्मल प्रोसेस है।
इसमें हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो ये अस्वतः प्रक्रम है, इसके लिए डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होएगा, डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होगा, ये ऊर्जा ले रहा है। ठीक है, ओके। जैसे कि यहां पर ये नॉर्मल सेल, ठीक, ओके, खत्म बात, खत्म 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 खत्म। हाँ जी, ओके, ये डन, ओके जी। हाँ जी, एक 11वीं भी देख लेते हैं फटाफट से। हाँ जी, ये वाली भी देख लेते हैं क्योंकि बीच में छोड़ने पे कोई मतलब नहीं है। ये हो गया विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटन देख लो बस। ठीक है, विद्युत अपघटन हो गया, किस किस की मात्रा पे डिपेंड करता है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता कितनी है उस पे। ठीक है, विद्युत अपघट्य की प्रकृति, इलेक्ट्रोड कौन सा लगा रखा है, सक्रिय लगा रखा है कि यार निष्क्रिय अक्रिय लगा रखा है, आवेश की मात्रा, कितना आवेश प्रवाहित होगा, जितना आवेश प्रवाहित होगा उतनी धातु मिलेगी ना फैराडे के हिसाब से। विद्युत अपघटन के उदाहरण, उससे पहले कुछ की पॉइंट, दो धनायनों में से वो धनायन पहले जाके अपचयित होगा जिसका एसआरपी ज्यादा है, हाँ या ना। दो ऋणायनों में वह ऋणायन पहले ऑक्सीकृत होगा जिसका एसओपी ज्यादा है या एसआरपी कम है। दो ऋणायनों में वह ऋणायन पहले ऑक्सीकृत होगा जिसका एसओपी ज्यादा है या एसआरपी कम है। ठीक है, सक्रिय इलेक्ट्रोड लेने पर सेम धातु का ऑक्सीकरण और सेम धातु का ही अपचयन हो जाएगा। ओके, अक्रिय इलेक्ट्रोड लेने पे देखो यहाँ पे PbBr2, अब इलेक्ट्रोड का कोई रोल ही नहीं है, ये धनायन है ये ऋणायन है, धनायन ऑक्सीकृत हुआ ऋणायन अपचयित हुआ। NaCl, इलेक्ट्रोड का रोल ही नहीं है, सोडियम आया क्लोरीन आया, सोडियम अपचयित हुआ क्लोरीन ऑक्सीकृत हुई, खत्म बात। NaCl जल ही ले लिया, इलेक्ट्रोड है नहीं लेकिन अब जल आ गया, तो NaCl में Na+Cl- आए। अब Na+ अपचयित हो कि जल अपचयित हो, एसआरपी देखो किसका ज्यादा, तो यार एसआरपी ना इस अभिक्रिया का माइनस, अब देखो फिर पॉइंट कम कर दिया, ये छोटी संख्या है ये बड़ी संख्या है, माइनस में बड़ी मतलब छोटी, इसका ये वाला, तो जल H2 गैस देगा। ठीक है, H2O के लिए एसआरपी का मान Na के एसआरपी से अधिक होता है, कैथोड पर H2 मुक्त होगी न कि सोडियम धातु। अब 8 एनोड, अब क्लोरीन पहले मिले या O2 मिले, तो कायदे से तो H2O पहले ऑक्सीकृत होना चाहिए था, क्योंकि H2O के लिए एसओपी का मान इसके एसओपी से ज्यादा होता है, ऑक्सीकरण होना चाहिए ना यहाँ पे। तो देखो कहा गया H2O के लिए एसआरपी का मान कम, मान Cl2 के एसआरपी से, मतलब एसआरपी में बात कर रहा है यहाँ पे, एसआरपी में लिखवा दिया मैंने। ठीक है, H2O ऑक्सीकृत होना चाहिए था, लेकिन एनोड पर Cl2 गैस प्राप्त होती है क्योंकि H2O की गतिशीलता Cl- आयन से कम होती है। H2O का ऑक्सीकरण बढ़ाने के लिए हम बाहर से क्या करते हैं, एक्स्ट्रा विभव आरोपित करते हैं, जिसे अधिविभव कहा जाता है, तब भी वो नहीं मिलता। ठीक है, भागता ही नहीं। गलित कॉपर सल्फेट, गलित में कॉपर सल्फेट ही है, तो यहां से कॉपर आयन और यहां से सल्फेट ऋणायन, ये ऑक्सीकृत हो जाएंगे, ये अपचयित हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर जली ले लोगे तो फिर जल का रोल आ जाएगा, जली ले लोगे तो जल का रोल आ जाएगा, तो यहां से कॉपर धातु मिल जाएगी, कॉपर का एसआरपी ज्यादा होता है H2 के, और यहां पर सल्फेट ना होकर के ये हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एसओपी सल्फेट का कम होता है, जल का ज्यादा होता है, जल मिल जाएगा। ठीक है, सक्रिय इलेक्ट्रोड लेंगे तो अब इलेक्ट्रोड ही पार्टिसिपेट करेगा, तो कॉपर सल्फेट जली ले रहे हो, ठीक है, तो यहां तो हो गया। लेकिन अब यहां पे 3 ऑप्शन हो गए, ये के कॉपर धातु पहले। ठीक है, ओके, H2SO4 तनु और सांद्र, H2SO4 तनु है, तनु मतलब पानी बहुत सारा है, तो H2SO4 H+ और सल्फेट आयन तो देता है, लेकिन कैथोड पर यहां से H+ आए कि जल से आए, जल ज्यादा मात्रा में तो जल से आएगा। ठीक है, ओके, और फिर वहां से ही आपको H2 गैस मुक्त होगी, और एट एनोड सल्फेट का ऑक्सीकरण हो सके कि H2O का हो सके, एसओपी H2O का ज्यादा है इसलिए H2O का होगा। तो यहां पे देखो ये क्वेश्चन मैंने करवाया, H2SO4 सांद्र लेंगे तो कैथोड पर H2 गैस और एनोड पर ये मिला, क्योंकि सांद्र में अब उसका अमाउंट ज्यादा हो गया। ठीक है, डायरेक्ट लिख लिया हमने। ठीक, हाँ, H2O के एसआरपी और एसओपी परिमाण में भी अलग होते हैं, ध्यान रखना।
कैथोड पे प्राप्त होने वाली धातु है। बाकी चीजें अपन ने बाद में करी, ठीक है। तो इसको यहीं पे रोक दे, इसको यहीं पे रोक दे बेटा। बाकी फिर फैराडे के नियम है, सिंपल सा टॉपिक है, ये वाला बढ़िया हुआ इस वाले लेक्चर में आ गया। बोलो हाँ या ना, पूरा करवा दो। 3 लेक्चर ही तो है, लो कर दो यार, कर लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। हाँ जी, लगे हाथ इन दोनों को भी निपटा देते हैं। 12वें को इसका भी 12वां कर देते हैं बेटा, 12वां 13वां कर देते हैं ना खटाखट। हाँ जी, देखो रिवीजन में भी उसी को मजा आएगा जिसने पहले कुछ पढ़ा है। जिसने पढ़ाई नहीं उसके लिए भी लगेगा अरे यार थोड़ा पढ़ लेता तो बढ़िया होता, सब ऊपर से जा रहा है। कल क्वेश्चंस करवाऊंगा बेटा, कल क्वेश्चंस करवाऊंगा, कल क्वेश्चंस करवाऊंगा। हाँ जी, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, कैथोड में प्राप्त होने वाले तत्व हम 5 ये दिखा दे। एनोड पर हेलोजन वाली गैसें और O2 गैस, ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया था कि कौन सा विद्युत अपघट्य ले रहे हैं, इलेक्ट्रोड क्या ले रहे हैं, तो क्या क्या मिलेगा, ठीक है, ये बता दिया। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ठीक है। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि डिपॉजिट होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। एक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या उत्सर्जित होने वाली पदार्थ की मात्रा W उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। तो W बराबर ZQ, इसको W बराबर ZIT भी लिख सकते हो। Z का मान, Z क्या होता है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करोगे तो जो जमा होने वाली मात्रा है वही Z के बराबर। यदि परिपथ में 1 कूलाम विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाए तो प्राप्त मात्रा ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। क्वेश्चन कहां से करें बेटा, क्वेश्चन आपके लिए, इसके लिए मैंने मॉड्यूल भी दे रखा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, संपूर्ण भी डाल रखी है। जेड की इकाई, जेड बराबर E अपॉन 96,500। ई क्या होता है, तुल्यांकी भार। सब सिंपल है, बाकी बेटा सबसे सिंपल पार्ट है ये, सबसे सिंपल पार्ट इस चैप्टर का, सबसे सिंपल। डब्ल्यू जिस तत्व की बात कर रहे हो जो प्राप्त हो रहा है उसी का तुल्यांकी भार बटे 96,500। आई गुणा टी, आई एम्पियर में, टी सेकंड में रख दो, ठीक है। अच्छा, W अपॉन ई, W अपॉन ई क्या होता है, W अपॉन ई होता है ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार, ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार। तो जिन्होंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो वहां पर इस सूत्र की मदद से हम ग्राम तुल्यांक भी ज्ञात कर सकते थे। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाए कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करो, तो W बाई ई, चूंकि हम जानते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है W बाई ई, और फैराडे की संख्या, 1 फैराडे पे इतना आवेश, इतनी कूलाम में कितने फैराडे, भाई इतनी हमने कूलाम धारा प्रवाहित करी, और 1 फैराडे में इतने कूलाम होते हैं तो कितने फैराडे हैं। जैसे आपको कणों की संख्या इतनी दे रखी है, मोल ज्ञात करो, तो 1 मोल में कितने कण होते हैं, आपको फैराडे की संख्या ज्ञात करनी है। इतना टोटल आवेश, 1 फैराडे में इतना, तो आपको फैराडे की संख्या मिल जाएगी। तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये तुल्यांकों की संख्या है, ये फैराडे की संख्या है, तो फैराडे की संख्या तुल्यांकों की संख्या बराबर है कि नहीं है, है। तो W अपॉन ई को ग्राम तुल्यांकों की संख्या बोलो, या I गुणा टी अपॉन 96,500 को ग्राम तुल्यांकों की संख्या बोलो, या फैराडे की संख्या बोलो, बात एक ही था। ये हो गया, ये हो गया, ये 3 फॉर्मूले आए। फिर क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, इनको लगाइएगा अच्छे से आप। ओके, ये डन हो गया। हाँ जी, लेक्चर नंबर 13, लेक्चर नंबर 13, लेक्चर नंबर 13 विद्युत रसायन। हाँ जी, अब यहां पर अगर हम बात करें तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम और व्यवसायिक बैटरियां और संचारण को हमने देखा। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम, प्रथम नियम देख लिया, उस पर क्वेश्चन लगा लिए। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, अगर श्रेणी क्रम में कई सारी अगर मैं सेल लगा दूं तो उन पर डिपॉजिट होने वाली पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है, या फिर W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। देखो
यदि आवेश की समान मात्रा को श्रेणी क्रम में जुड़े विद्युत अपघटनी सेलों में प्रवाहित किया जाए तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा W तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है या इनका अनुपात सदैव नियत रहता है। तो W/E कांस्टेंट रहेगा, W/E एक कांस्टेंट रहेगा, ये फिक्स रहेगा। ओके, यही फैराडे का द्वितीय नियम है। इसको दूसरी लेंगे, डिपॉजिट बोले तो जमा होने वाला, जमा होने वाला। हम बैंक में क्या करते हैं, पैसे डिपॉजिट कराते हैं, पैसे जमा कराते हैं। धारक बैंक गए हो पैसे जमा कराना, मैंने 2000 रुपए जमा कराया, मैंने 2000 रुपए डिपॉजिट करवाया, लिखा होता है उसमें। ठीक है, तो ये W1/W2 बराबर E1/E2। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, कुछ कमर्शियल बैटरियां, तो वह सेल जिसमें सिर्फ एक ही बार अभिक्रिया हो, प्राथमिक सेल। ठीक है, इसको दोबारा उपयोग में नहीं ले सकते, फेंक देंगे। ये रियूजेबल नहीं होते, ये रिचार्जेबल होती है बैटरियां, ये सिंगल यूज वाले, पैसे नहीं है। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो यहां पर शुष्क सेल, इन्हीं को बोला जाता है लेक्लांसे सेल, मरकरी सेल। फिर यहां पर ये रिचार्जेबल वाली सीसा संचायक, निकल, कैडमियम और ईंधन सेल। खटाखट देख लो, प्राथमिक सेल भैया ये सेल है तुम्हारे, जो सेल होता है ना, ये वाला सेल, ये वाला सेल है, ये वाला सेल। इसमें जिंक का लेयर है, अंदर ग्रेफाइट की रोड है, ये जिंक का लेयर है बाहर, अंदर इसकी रोड है। तो एनोड जिंक होता है, कैथोड ग्रेफाइट की रोड है बीच में, और विद्युत अपघट्य भरा हुआ है MnO2 प्लस अमोनियम क्लोराइड। अंदर दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है, सोल्यूशन भरा हुआ है MnO2 का और NH4Cl का। तो होगा क्या, एनोड पर ऑक्सीकरण, तो जिंक से जिंक +2 आयन बन गया। कैथोड पर क्या होगा, अपचयन, Mn+4 से +3 में चला जाएगा, +4 से +3 में चला गया, अमोनिया गैस बनी। ये अमोनिया गैस इस जिंक प्लस आयन के साथ मिलकर एक संकुल बना लेती है, ये संकुल बना लेती है, और ये सेल एक ही बार काम करता है, फिर बंद हो जाता है। हाँ जी, मरकरी सेल, बटन सेल, बिल्कुल छोटा वाला आता है ना, घड़ियों में आता है, बिल्कुल छोटा सा सेल, एकदम बिल्कुल मुंह में भी रख लो, पता ही नहीं चलता है ना, छोटा सा सेल। उसमें भी यहां पर यही चीजें होती है, ये ऊपर वाला, ये लाल वाला पार्ट और ये नीला वाला पार्ट। ठीक है, तो यहां पर जिंक अमलगम तो ऊपर वाले में होता है, नीचे HGO होता है और फिर कार्बन पेस्ट होता है। नीचे ऊपर वाला जिंक अमलगम, नीचे HGO और कार्बन पेस्ट होता है। ठीक है, ओके। एनोड पर जिंक +2 में ऑक्सीकृत होएगा, और यहां पर जो Hg होता उसमें पेस्ट है, मतलब पानी भी है, अपचयित होता है और OH- आयन देता है। वो OH- आयन यहां क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना लेती है। यह संपूर्ण सेल अभिक्रिया। द्वितीयक सेल, सीसा संचायक सेल, इसमें ये एनोड है, ये पॉजिटिव, दोनों लेड के बने होते हैं। ये एनोड है लेड का, फिर यहाँ पे इसके ऊपर ये आपके पास लेड की छड़ है, जिसके ऊपर यहाँ पर लेपन हो रखा है, ग्राइडिंग कर रखी है, इसके ऊपर ग्रेडिंग कर रखी है PbO2 की, PbO2 जो कि कैथोड पर है। इसमें सोल्यूशन है 38% H2SO4। एनोड पर क्या है, Pb ऑक्सीकृत हुआ, लेकिन सोल्यूशन में H2SO4 है, तो सल्फेट आयन वहां से मिलेंगे, सल्फेट बना लेगा, अवक्षेप बना लेगा PbSO4 का। तो टोटल दोनों मिला करके ये अभिक्रिया हुई आपके एनोड पर। अब कैथोड पे देखो, PbO2 था, H+ आयन लेना अपचयन, इलेक्ट्रॉन लेना अपचयन, तो Pb+4 Pb+2 में कन्वर्ट हो गया। अब Pb+2 बना तो सल्फेट के साथ मिलके अवक्षेप बना लिया, इन दोनों को जोड़ करके ये आ गई। इन दोनों को जोड़ करके आप टोटल सेल अभिक्रिया लिख सकते हो, ये आई। सिंपल है, ओके, ये हो गया, ये खत्म हो गया, डन है क्या मामला, ओके। और एक लास्ट और देख लेते हैं, 14वीं। इसी के साथ पूरा का पूरा पार्ट फिनिश, लास्ट फाइनल। हाँ जी, अब यहां पर ये सारी रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी बेटा। लास्ट, व्यावसायिक बैटरियां और होमवर्क डिस्कशन,
निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल में बेटा कैडमियम लिया जाता है और दूसरा होता है कार्बन इलेक्ट्रोड ही होता है, लेकिन उसके ऊपर NiOH होल ट्वाइस की पेस्टिंग कर रखी होती है, होल थ्राइस की पेस्टिंग कर रखी होती है। हाँ, ये निकल कैडमियम सेल, ये ग्रेफाइट कार्बन इलेक्ट्रोड जिस पर NiOH होल थर्ड का लेपन हो रखा होता है। तो कैडमियम 0 से +2 में जाएगा, निकल +3 से +2 में जाएगा, ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन हो गया, सेल अभिक्रिया खत्म। ये थोड़े महंगे होते हैं। ईंधन सेल, चंद्रयान 3 हाइड्रोजन H2O2 को इस्तेमाल करते हैं और दोनों से मिलकर के हम H2O बनवाते हैं। अगर दुनिया में पानी की कमी है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाओ, पानी बनाओ, दुनिया वालों को पानी पिलाओ। लेकिन ये पॉसिबल थोड़ी ना है, बहुत महंगा प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि H2 और O2 क्रिया करके H2O तो बनाते हैं, लेकिन साथ में अपार ऊर्जा निकालते हैं, तो जो जल बनता है ना वो वाष्पीकृत हो जाता है। यह अत्यधिक दक्षता वाला सेल होता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधानों में PSLV और अपोलो मिशन आदि में किया जाता है। ठीक है। कैथोड पर क्या होता है भैया, ये एनोड है, ये कैथोड है, इधर से H2 भेजते हैं, इधर से O2 भेजते हैं, यहाँ पानी वानी भरा हुआ है, फिर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो भी मान लो उनका सोल्यूशन भरा होता है। सर ये बताओ कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं? बेटा फेराडे के नियम, इलेक्ट्रोड विभव और चालकता वाले पार्ट तीनों में से आते हैं। मोलरता, तुल्यांकी चालकता, कोलराउश का नियम बोर्ड में आता है बेटा ज्योति। ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे क्या था? ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या था? जल। उनके कांटेक्ट में आया, कैथोड पर अपचयन होता है, OH माइनस आया। ये OH माइनस आयन इस H2 के साथ रिलेट करते हैं, H2 बनाते हैं, पानी बनाते हैं। दोनों को जोड़ दो, पानी बन जाएगा, H2 + ½ O2 H2। संचारण, लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया संचारण कहलाती है। ठीक है, लोहा खराब हो जाता है। Fe+2 आयन में कन्वर्ट हुआ। कैसे? अपने आप नहीं, नमी की उपस्थिति में पानी वानी आ जाए तो फिर वो एयर के साथ कांटेक्ट कर लेता है। तो देखो ध्यान से, ऑक्सीजन H+, यही है आपके वो दिक्कत, H+। अम्ल खराब करते ना चीजों को। तो जैसे ही एयर इस H+ के कांटेक्ट में आती है तो यहां से H2 बनाती है, पानी बन गया। अब ये यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए और फिर यहां पर इसका ऑक्सीकरण होता है। ये अपचयन देखो, एक एनोड एक कैथोड बन गया, एक एनोड बन गया, इन दोनों को जोड़ लिया, यहां पर Fe+2 में कन्वर्ट हो गया। यह भी क्रिया यहां भी नहीं रुकती है। अब Fe+2 फेरिक आयन में कन्वर्ट होगा क्योंकि वायुमंडलीय ऑक्सीजन उसका ऑक्सीकरण करेगी। इसके उपरांत वायुमंडलीय ऑक्सीजन फेरस आयन को फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगी +3 में। ये Fe+2, ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन नमी Fe+2 को Fe+3 के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है, फेरिक ऑक्साइड, जो कि रेड ब्राउन लेयर होती है। ये आपके 4H+ भूरा लाल अवक्षेप। और अगर इसका पूरा कंप्लीट फॉर्मूला देखें तो Fe2O3.XH2 जंग, यही होता है। फिर संचारण को रोकने के लिए जो भी करना है करते रहो करते रहो करते रहो, चैप्टर खत्म। इसी के साथ बेटा ये चैप्टर खत्म होता है। इन सभी सेल में से कौन सी अभिक्रिया है जो याद रखनी है? बेटा सब। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये टफ है, आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये चैप्टर आसान हो गया होगा आपके लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि एक बार मैं इसको आपको जरूर बताऊं पूरा सा, फिर भले क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि एक बार चैप्टर कवर हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब आपका मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपकी फिर क्लास है ना 3 बजे। थैंक यू, जय हिंद।